अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते एंड थैंक यू। हमने आज फिर सोचा हुआ था कि हम एसडी बर्मन पे प्रोग्राम करेंगे, और बर्मन दा के प्रोग्राम पर मैंने अभी भी वही सोचा था कि इन पार्टनरशिप विद देवानंद के गानों पर ही करूंगा। देवानंद के यूपर और बर्मन के ऊपर हम एक पहला पार्ट 1 कर चुके हैं, एक देव साहब पर मैं प्रोग्राम और उसके पहले कर चुका हूं, तो अब ये तीसरा प्रोग्राम है, या यूं कहें कि एसडी बर्मन देवानंद का पार्ट 2 है ये। और ये मेरी 10th दिल की आवाज की 10th मेरी पेशकश है। थैंक यू एवरीबडी, आपने ज्वाइन किया। जो लोग मेरे को यूट्यूब पर सुनते हैं या फेसबुक पर सुनते हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुनते हैं तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। मेरी कोई सब्सक्रिप्शन के पैसे तो है नहीं, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आज के प्रोग्राम के ऊपर मैंने पहला स्टार्ट ही किया है अपनी तो हर आ एक तूफान है के गाने से। क्या गोल्डन वर्ड्स हैं शैलेंद्र के, इतना ज्यादा छू जाते हैं ना दिल को कि क्या बताऊं। अगर आंख बंद करके इस गाने को सुना जाए ना, तो ये एकदम ऐसा लगता है जैसे इससे खूबसूरत भजन और क्या हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत भजन लगता है ये। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है। क्या सिंपल वर्ड्स हैं, एकदम एकदम सिंपल वर्ड्स, और एकदम दिल को छू जाते हैं। और उसी तरह से माफ कर बंदा भी एक इंसान है, टू अर इज ह्यूमन, बिल्कुल वही यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, और कितना प्यारा है ये। लेकिन इसकी खूबी जो है ना इस गाने की, इस गाने की खूबी जो है, इस गाने की खूबी, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं कि इसकी संगीत की रचना जो है, इसकी कॉम्पोजिशन जो बर्मन दा ने बनाई है, जिसमें वो पूरे में गिटार के बीट के ऊपर, गिटार की स्ट्रिंग्स के ऊपर पूरी ट्रेन की बीट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना? वो जो ट्रेन का जो बीट है ना पूरा चलने का, वो गिटार के स्ट्रिंग्स के ऊपर ही क्रिएट किया हुआ है पूरे गाने में। तो गिटार की स्ट्रिंग्स के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं, और फ्लूट के साथ वो क्रिएट कर लेते हैं अपनी विसल, ट्रेन की विसल। इस तरह से तो वो इसमें काम कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या है कि वो बर्मन दादा ने इसमें फंटास्टिक काम तो किया ही है। इसमें खूबी एक चीज और है, खूबी एक चीज और है कि इस गाने को अगर आप देखते हैं तो इसकी वो बस वही यूनिक पिक्चराइजेशन ऑफ विजय आनंद आपके सामने आके खड़ी हो जाती है कि अकेला विजय आनंद था जो इस किस्म की पिक्चराइजेशन कर सकता था। उन्होंने आपको अपनी अपनी खूबी जो है ना, वो अपनी खूबी जो है वो तो उन्होंने दिखा ही दी है। ठीक है, मनोरी मनोरी दा ने विसल बजाई है इसके अंदर, या ये फ्लूट बजाई हुई है, विसल नहीं बजाई है, फ्लूट बजाई हुई है। तो यहाँ पर सॉरी, विजयानंद की जो खूबी है फिल्म सॉन्ग पिक्चराइजेशन की, वो उन्होंने अपनी पहली फिल्म 9-2-11 में तो आपको दिखाई दी थी हम सबको कि मैं कैसे काम करता हूँ। और फिर ये जब काला बाजार आई तो उन्होंने फिर दोबारा दिखाया कि सी व्हाट माय क्रिएटिव जीनियस इज। तो हम आज बर्मन दा पे बात कर रहे हैं। मैं आज बर्मन दा पे ज्यादा फोकस करूंगा देन ऑन देवानंद। बट बिफोर आई गो फर्दर, मैं कुछ करेक्शंस करना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने जब देवानंद पे प्रोग्राम किया था, तो मैंने आपको बताया था कि 7 फिल्में किस किस हीरोइन के साथ उन्होंने की थी, जैसे सुरैया के साथ, गीता बाली के साथ,
वहीदा, जीनत और मैंने आपको ये भी बताया था कि हेमा हेमा हेमा, मालिनी। वहीदा और जीनत। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर गलती की है, सो आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ एंड आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। हेमा के साथ उन्होंने 7 फिल्में मैंने काउंट की थी 1980 तक, जो मैंने म्यूजिक लिया था उनका। पर हेमा मालिनी का कहना है कि मैंने उनके साथ 10 फिल्में की हैं। तो बाद की जो फिल्में हैं जो देवानंद ने खुद प्रोड्यूस की हैं, उसमें हेमा ने एक्ट किया है। मैंने उनको काउंट ही नहीं किया था, बिकॉज उन फिल्मों का मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं। दूसरी बात यह है, तो हेमा मालिनी के साथ तो 10 फिल्में हो गई, सो शी इज द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट पार्टनर्ड हीरोइन विद देवानंद वुड बी हेमा मालिनी, 10 फिल्म्स। वहीदा के साथ मैंने 7 कही थी, पर 7 नहीं 8 कहनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की गाइड भी है एक, एंड इट्स अ सेपरेट फिल्म बिकॉज उसकी अलग शूटिंग हुई थी, डायरेक्टर अलग है। तो वो एक इंग्लिश की गाइड ले लें तो वहीदा जी के साथ उसकी 8 फिल्में होती हैं, और जीनत के साथ भी 8 फिल्में होती हैं, क्योंकि जीनत की 8वीं फिल्म हो जाएगी द इविल विद इन, जो वियतनाम की फिल्म बनी थी, इंग्लिश फिल्म जिसमें देवानंद हीरो थे। वो इविल विद इन की हीरो की भी हीरोइन नहीं थी, शी वाज पैरेलल रोल, साइड हीरोइन, जीनत अमान थी उसमें। तो फिर जीनत की भी इस तरह से 8 फिल्में हो जाएंगी देव साहब के साथ। खैर, दिस इज अ करेक्शन टू वॉट एवर आई हैड स्पोकन टू टू टॉक्स अर्लियर ऑन देवानंद। तो मैं उस पर ही टिकना चाहता था। आज हम बरमंदा पे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कि मैं बरमंदा पे आगे और बात करूं, इसी फिल्म का एक भजन और सुन लेते हैं। बड़ा यूनिक और बड़ा क्लासिक भजन है ये भी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब कहा जा सकता है कि शैलेंद्र का कमाल है, या कहा जा सकता है कि बरमंदा का कमाल है, मगर दोनों का कमाल है इस फिल्म के अंदर, गाने के अंदर। और इससे ज्यादा कमाल इस गाने के अंदर है गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की कॉम्बिनेशन का, बड़ा इफेक्टिव। आइए इसको सुनते हैं, फिर इस पर और बात करता हूं। आइए। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तो मैं तर जाऊँ श्याम, तर जाऊँ हे राम, तर जाऊँ। वो सारी की सारी पहली लाइंस जो है ना इसकी, मोह मन मोहे लोभ ललचाए, देखिए फिलोसॉफिकली बहुत फैंटास्टिक लाइंस है। मोह मन मोहे लोभ ललचाए, लाए क्या थे जो लेके जाना है, ठीक है ना। थम गया पानी, जम गई काई। कितने फैंटास्टिक फिलोसॉफिकल वर्ड्स हैं इसके, देखिए आप। ये इतने सिंपल वर्ड्स में ना सिर्फ शैलेंद्र था जो एक्सप्रेस करता था अपने आप। शैलेंद्र की बात करता हूं आपसे। शैलेंद्र ने 10 फिल्में की हैं बरमंदा के साथ, 10 फिल्म्स। कहीं लिखी होंगी तो मैं बता सकता हूँ आपको कौन कौन सी थी। मद भरे नैन पहली फिल्म थी उनकी एक साथ, 55 में, 1955 में। और ऑब्वियसली जुअल थीफ का जो गाना है, रुला के गया सपना मेरा, वो उनका लास्ट था एक साथ, उसके बीच में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये शैलेंद्र जी की जर्नी है बर्मन के साथ। बर्मन दा के बहुत फेवरेट थे शैलेंद्र, बहुत बहुत फेवरेट। और अगर बर्मन दा की बात चलती तो शायद शैलेंद्र को ही मोस्टली अपनी फिल्मों में लेते। बर्मन दा के साथ ऐसा था कि उन्होंने 17 फिल्में की थी उन्होंने साहिर के साथ, और 20 फिल्में उन्होंने की हैं मजरू के साथ, और मेरे ख्याल से 10-12 फिल्में उन्होंने आनंद बख्शी के साथ की हैं। तो ही इज पार्टनरशिप्स जो बर्मंदा की हैं उसमें साहिर वाज नंबर, सबसे पहले पार्टनरशिप साहिर के साथ जमी थी, तो 17 फिल्म्स एक साथ हो गई थी। मैं साहिर और इन सब पे थोड़ी देर बात करता हूँ। शैलेंद्र के साथ यूं था कि जैसे बर्मंदा की पार्टनरशिप उसके साथ 55 में मद भरे नैन में पहली बार जब बनी, शैलेंद्र बंगला भाषा फ्लुएंटली बोलते थे, यूज्ड टू स्पीक फ्लुएंटली बंगाली। तो ये बर्मन दा के लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया था कि मैं उनको समझा सकूं
कि मेरे दिल में क्या है, मैं कैसा गाना चाहता हूँ, क्या बनाने लगा हूँ, ट्यून कैसी है, तुम कैसे वर्ड्स लिखो। और बर्मंदा वर्ड्स बता भी दिया करते थे कि तुम ऐसे लिखो, बंगला में बताते थे, शैलेंद्र उनको हिंदी में आराम से क्रिएट कर लेते थे, रिक्रिएट कर लेते थे। सो शैलेंद्र जो थे, और उसके बाद क्योंकि शैलेंद्र की ईज ईज ऑफ लैंग्वेज इतनी थी कि उनको ये नहीं बोलना पड़ता था कि ये उर्दू वर्ड है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये डिफिकल्ट वर्ड है, इस तरह का कुछ नहीं करना पड़ता था। तो शैलेंद्र जो थे वो बड़ी इजीली एस डी बर्मन के मोस्ट फेवरेट लिरिसिस्ट थे। ये ठीक है कि उतना ज्यादा काम शैलेंद्र के साथ उनका हुआ नहीं जितना होना चाहिए था, शायद बाद में होता अगर शैलेंद्र जिंदा रहते तो। लेकिन उनका बहुत अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग उनके साथ बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छा उनके साथ काम था शैलेंद्र के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि बंदनी के दौरान उनकी आपस में खिटपिट हुई थी, तो गुलजार को चांस मिल गया एक गाना लिखने के लिए। लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आसान लिखना मुश्किल होता है, मुश्किल लिखना बहुत आसान होता है, आसान ही लिखना मुश्किल होता है। तो ये मैं जरा सी शैलेंद्र पे बात कर रहा था। अगला गाना सुनते हैं, फिर और एक बात करते हैं, आइए। कुछ तुम चुपके से मिले प्यासे प्यासे, कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुमझुम रुमझुम। मंजिल मंजिल का गाना है, आई थिंक इट वाज मजरूह, इट इज नॉट शैलेंद्र। बिल्कुल सच कहा आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि गीता दत्त की आवाज जो थी ना, आप मधु कहते हैं या आप शराब कहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैं शराब पीता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि शराब की क्या फर्क होती क्या है ना, मुझे उसका टेस्ट भी नहीं पता। मधु पता है, हनी पता है। मुझे तो पता नहीं कि गीता से ज्यादा मीठी आवाज इस दुनिया में किसी की है भी कि नहीं। मैंने तो नहीं सुनी आज तक। आई हैव नॉट हर्ड कि गीता के जैसी आवाज और उसकी जितनी मीठी आवाज गानों में मैंने नहीं सुनी आज तक। गीता इज अल्टीमेट। जहाँ स्वीटनेस है ना, वहां अल्टीमेट है। और ये बात मेरे को हेमंत दा ने कहा था। मैंने हेमंत दा से कहा था कि गीता की बारे में बताइए मेरे को। तो वो 1 मिनट के लिए, अब मैं उनसे तो बंगला में ही बात कर रहा था हेमंत दा के साथ, तो जब 1 मिनट के लिए वो 1 मिनट के लिए हेमंत दा ने पॉज दिया, जैसे सोच रहे हो कुछ, फिर बोलते हैं आस्ते से, मेरे को उन्होंने कहा, गीता और गोला छिलो भारी भारी मिष्टी। मतलब गीता की आवाज थी बहुत ज्यादा स्वीट। ये उन्होंने मुझसे कहा था बंगला में। गीता और गोला छिलो भारी भारी मिष्टी। जो बंगला समझते होंगे वो समझेंगे इसका मतलब क्या है। ये मुझे हेमंत दा के वर्ड्स हैं जो आज तक याद है। और इतनी स्वीट आवाज है गीता की, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं गीता के गाने सुनता हूं तो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले जाता हूँ। खैर, गाने पे बात करते हैं। ये जो गाना है ना, चुपके से मिले मंजिल, मंजिल फिल्म का गाना है 1960। मजरू का है इसमें लिरिक्स, और बड़े प्यारे लिरिक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं ये एक चीज इसको कहते हैं, बंगला में इसको कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब होता है पोइट्री को पढ़ना। एक पोयम को जैसे पढ़ा जाता है ना, पोइट्री को रेसिटेशन कहते हैं जिसको, तो इसमें रेसिटेशन। यहाँ पर इस गाने में गीता एक पोइट्री को रिसाइट कर रही हैं, वो रेसिटेशन कर रही हैं एक पोइट्री की, और चैलेंज कर रही हैं अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कि लो मैं पोइट्री पढ़ के सुना रही हूं, तुम इस पोइट्री को कंपोज करो ट्यून में, तुम इसमें सुर दो। मैं एक कविता पढ़ रही हूं, तुम इस कविता पर सुर प्रोवाइड करो, सुर दो। ये है इस गाने की सिचुएशन। तो इस गाने की सिचुएशन में गीता बोल रही है चुपके से मिले प्यासे प्यासे, और वो उसको बोल रही है रफी को कि तुम इसको गा के सुनाओ, कि टू कंपोज कैसे करोगे। ये है इस गाने की सिचुएशन। इस गाने की सिचुएशन को याद रख के इस गाने को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी यूनिकनेस ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बराबर का कोई गाना बना है।
ये सच है कि नवरंग में भी था ये प्रयोग, बिल्कुल यही प्रयोग नवरंग में भी था। लेकिन इस तरह का गाने का जो बना है ना, ये गाना चुपके से मिले के जैसा, कि जैसे वो बता रही है और वो उसको कंपोज कर रहा है और कंपोज करके बोल रहा है, और फिर वो 2 लाइन बोलने के बाद रुक जाता है क्योंकि वो सोचने लगता है। जब वो रुक जाता है तो आर डी बर्मन साहब अपना माउथ ऑर्गन बजाते हैं इसके अंदर। सारे गाने में आर डी का माउथ ऑर्गन है। लेकिन फिर हमको पता चल जाता है कि ये गाने को वो सोच के किस तरह कंपोज कर रहा है एक-एक लाइन को। लेकिन जब उसकी सुर बैठ जाता है ना, कि हाँ, ये ट्यून है मेरे गाने की, और ये मेरे गाने की सुर है। तो जब वो बोलता है ना कि ये मेरा सुर है, और ये एस्टैब्लिश हो गया कि अब यही सुर बजेगा, तब गीता उसके साथ गाना गाने लगती है। जब वो उस पर आ जाता है मध्यम मध्यम, तब वो गीता उसके साथ गाना, अब तक वो गा नहीं रही थी, अब तक वो रिसाइट कर रही थी। वो रिसाइट करके पोएट्री बता रही थी और अब वो उसके साथ गाने लग जाती है क्योंकि वो सुर बन गया, सुर में ढल गई है उसकी कविता। तो ये इस गाने का इतना कमाल है, मैं आपको क्या बताऊँ, तो इसका कोई और गाना पैरेलल है ही नहीं। किसी फ़िल्म में कहीं पर आपको कोई पैरेलल नहीं मिलेगा इस गाने का, जो कि एस डी बर्मन और मजरू ने क्रिएट किया हुआ है। ये इसकी खूबी है गाने की। अब ठीक है, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मजरू के साथ तो बर्मन दा की बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग थी। मैंने मजरू से बात की हुई है, तो मैं मजरू की बातें पर आता हूँ थोड़ी देर के बाद। एक गाना और सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी गीता का गाना ही सुनूँगा मैं, क्योंकि गीता पे बात कर रहा हूँ। बिफोर आई गेट माय मूड ऑफ, लेट्स टॉक ऑन गीता ओनली, और लिसन टू गीता ओनली, एंड देन वील गो फर्दर। चलिए, एक गाना और सुनते हैं गीता का। बताओ क्या करूंगी मैं जो हम की रात आएगी, बताओ क्या करूंगी मैं जो हम की रात आएगी। जो गम की रात आएगी मैं चांद बन के आऊंगा, तमाम रात ख्वाब में तुम्हारे जगमगाऊंगा। अब आप लोगों ने, अगर किसी ने मेरे वो राइट-अप्स पढ़े हुए हैं सिलवट के, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक बात लिखी थी उसके अंदर, जो कि मुझे वैसे तो अनिल दा ने बताई थी, अनिल विश्वास ने, लेकिन वो बात थी अबाउट बर्मन साहब के प्यासा फ़िल्म के बारे में, कि जब वो प्यासा का गाना बना रहे थे, गीता और रफ़ी का पहला डुएट उसके अंदर उन्होंने बनाया था प्यासा में। तो जब वो पहला डुएट बना रहे थे प्यासा का, कि हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दें, तो वो जो चाहते थे इफ़ेक्ट कि रफ़ी इसको किस तरह से गाए, वो इफ़ेक्ट उनको उसमें मिला नहीं था। तो उन्होंने बाद में रफ़ी के साथ इसके बारे में बातें की थी, और रफ़ी उसके बाद समझ गए थे कि क्या चाहिए था। तो जो रफ़ी गीता का इफ़ेक्ट वो चाहते थे ना, बर्मन दादा, वो आपको चुपके से मिले में पूरा दिख जाएगा, 100% दिखेगा। और उसके बाद से रफ़ी साहब जब गीता के साथ गाते थे, तो उस बात का ध्यान रखकर ही वो हमेशा गाया करते थे। चाहे वो फिर बर्मन के लिए गा रहे हों और चाहे वो फिर ओपी नैयर के लिए गा रहे हों। वो गीता के साथ जो अपने डुएट्स में निखार लाते थे ना, वो लाते ही इसीलिए थे क्योंकि उनको बर्मन दा ने बताया था कि देखो, जिस सिंगर के साथ गा रहे हो, उसके साथ ढलना कैसे है, कैसे ढल जाओगे तुम उसके साथ। तो ये चीज़ रफ़ी साहब के साथ बर्मन दा ने एस्टैब्लिश की थी। ये गाना जो था, ये कैफ़ी आज़मी का लिखा हुआ है, एक के बाद एक फ़िल्म का, देवानंद की। बड़ी ही फ्लॉप फ़िल्म थी ये, राज ऋषि की डायरेक्शन थी, बहुत ही फ्लॉप फ़िल्म थी। लेकिन ख़ैर, 1-2 गाने और भी अच्छे हैं इसके। चली ये फ़ौज हमारी रे, चल चलम चल चल्लम चल, बड़ा पॉपुलर गाना था उन दिनों का। और भी 1-2 गाने अच्छे हैं। मगर वैसा ही है, फ्लॉप जब फ़िल्म चली जाती है तो फिर गाने भी चले जाते हैं। मजरू साहब पे बात कर रहे थे। बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मजरू पे बात करता हूँ आपसे। वैसे अगला गाना मजरू का ही है, उसको सुन लेते हैं, उसको सुनने के बाद मजरू पे बात करते हैं। ये गाना भी सुन लेते हैं, आइए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा,
है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। मजरू साहब का ही है ये भी, 16वां साल। अब मजरू साहब के साथ जो बरमंदा है ना, उनका एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप था। एक तो दोनों अपना बर्थडे शेयर करते थे, दोनों 1 अक्टूबर को पैदा हुए थे दोनों। 19 साल फर्क था दोनों के बीच में। 1906 में पैदा हुए थे बरमंदा, और 1925 में या 1919 में शायद पैदा हुए थे मजरू सुल्तानपुरी, या 1925 में, चेक कर लीजिएगा। लेकिन बरमंदा ने सबसे ज्यादा फिल्म में मजरू के साथ ही की हैं, विच इज 20 फिल्म्स। ही हैज डन 20 फिल्म विद मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। फिर वही बात, मजरू साहब बंगला नहीं बोलते थे। जैसे शैलेंद्र बंगला बोल लेते थे, मजरू साहब बंगला नहीं बोलते थे। लेकिन मजरू साहब जो थे वो सिंप्लीफाई बहुत आराम से कर लेते थे अपनी लैंग्वेज को। वही एक शायर थे जो कि CAT कैट कैट माने बिल्ली भी लिख सकते थे, और टफ से टफ गाना भी जो कि शायरी में अच्छा हो, जैसा उन्होंने दस्तक में लिखे हैं, वो भी लिख सकते थे। तो मजरू साहब के अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, मोल्डेबिलिटी थी जो बर्मन साहब को बहुत अच्छी लगी थी। अक्सर यूं होता था कि जब कोई प्रोड्यूसर कोई फिल्म के लिए अप्रोच किया करता था, अगर तो वो प्री सेटल होता था कि भाई हमने इसको लेना है, कि वी वांट टू गेट दिस पोएट फॉर दिस फिल्म, तो बर्मन दास शायद कुछ बोलते नहीं थे और उसको कर लेते थे। उन्होंने राजेंद्र कृष्ण के साथ काम किया है, कैफी के साथ किया है, PL संतोषी के साथ किया है, कईयों के साथ उन्होंने काम किया ही है, तो ही हैड नो ऑब्जेक्शंस अबाउट इट। लेकिन जब बर्मन साहब से बर्मन दास से पूछा जाता था, तो वो पिक करते थे अपने पोएट को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ही पोएट को पिक किया करते थे कि मुझे कौन सा पोएट कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए। मजरू ने मुझे ये बताया था कि जब अभिमान की फाइनलाइजेशन हो गई, क्योंकि अभिमान के कॉन्सेप्ट के बारे में ऋषिकेश मुखर्जी ने बर्मन दास से 3, 4, 5 साल पहले भी बात की थी कि मैं ये राग रागिनी नाम की फिल्म बना रहा हूं, तो इसमें आप म्यूजिक दीजिए, आप म्यूजिक देंगे मेरा, इसका आप ही म्यूजिक देंगे और कोई नहीं देगा। तो इस तरह से उनका एक फिक्स हो गया था कि हम आपसे ही म्यूजिक लेंगे। तो जब फिक्स हो गया था उसके अंदर, तो फिर बर्मन दा बैठे थे कि कब ये फाइनलाइज होगी तो हम बनाएंगे। फिर बना नहीं, पिक्चर डिले होती गई। डिले होते होती जब वो अल्टीमेटली उस लेवल पर आई कि अमिताभ और जया ने उस सब्जेक्ट को खरीद लिया कि वी आर रेडी टू फाइनेंस, और फिल्म लॉन्च हो गई, तो ऋषिदा ने बर्मन को कहा कि दादा हम लोग अब हम लोग रेडी हैं फिल्म बनाने के लिए। बर्मन दादा ने, ये मुझे मजरू ने बताया है, बर्मन दादा ने मजरू को फोन करके कहा, मजरू आ जाओ मेरे पास, फिल्म मिल गई है, तुमको गाने देने हैं। मजरू ने कहा कि प्रोड्यूसर्स ने तो अप्रोच किया नहीं है मेरे को। उसने कहा फिक्र मत करो। बर्मन दादा ने कहा फिक्र मत करो, दैट इज माई प्रॉब्लम, कम डाउन, वी विल स्टार्ट वर्किंग। वो वेट नहीं करते थे कि इसको प्रोड्यूसर अप्रूव करेंगे नहीं अप्रूव करेंगे, पेमेंट, वो नहीं वेट करते थे। उनको जो सब्जेक्ट के लिए जो लिरिसिस्ट लगता था अच्छा, वो उसको बुला लिया करते थे कि मेरे पास आओ, हम काम शुरू करते हैं। यही बात उन्होंने RD बर्मन को भी सिखाई थी कि तुम मजरू से इस तरह काम ले सकते हो, ये करो और ये करो। ये हमको सबको पता है कि तीसरी मंजिल मजरू के साथ RD बर्मन का सुपर हिट था ही, कॉम्बिनेशन थी ही दोनों की बहुत अच्छी। लेकिन ये एक बात आपको और बताता हूं कि 63 के आसपास, 64 के आसपास ये चीज आनंद बख्शी ने खुद कही हुई है। He has himself said this कि 63-64 के आसपास मैं बर्मंदा को मिलने एक स्टूडियो में चला गया था। उनसे मिलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज वो किसी से मिलते उलते नहीं थे। लेकिन उन दिनों में मैं बर्मन साहब को मिलने, पता नहीं कौन से स्टूडियो की बताई हुई उन्होंने बात, कि मैं उस स्टूडियो में चला गया, क्योंकि उस स्टूडियो में कोई और गाना रिकॉर्ड हो रहा था जहां बैठा था, और मैंने जाके बर्मन दा के पैर छुए और कहा, दादा
मेरा नाम ये है, मैं फिल्मों में लिख रहा हूँ, पोएट हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बर्मन दा का उस वक्त जो भी मूड रहा हो, टाइम फ्रेम रहा हो, उन्होंने कहा कि चलो तुम मुझे कविता सुनाओ। तो मैंने उनको 2-3 अपनी कविताएं सुनाई थी। उसी वक्त मैंने उनको 63-64 की बात बता रहा हूँ, उसी वक्त आनंद बख्शी कहते हैं मैंने उनको ये दिल दीवाना है सुनाया था। मुखड़ा इसका इतना ही था, ये दिल दीवाना है। और फिर अंतरे की जो पैराग्राफ्स के जो कंपोजिशन उन्होंने पोइट्री बनाई हुई थी वो उन्होंने सुनानी शुरू की थी। कहते मैंने ये उनको तब सुनाया था 63 उन्होंने कहा था ये गाना मैं करूंगा तुम्हारे साथ, इसको किसी और को देना मत, वी विल डू इट। और जब उनको मौका मिला था कि रमेश सहगल ने उनको अप्रोच किया था कि मैं इस फिल्म को बनाना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि वो शोला और शबनम भी बना चुके थे पहले उसी सब्जेक्ट के ऊपर, सेम सब्जेक्ट सेम थिंग, बट ही वांटेड टू रीमेक द फिल्म अगेन। तो उन्होंने बर्मन दा को जब अप्रोच किया तो बर्मन दा ने कहा कि ठीक है मेरे पास एक पोएट है, उसको बुला के लाओ। दिस इज हाउ ही यूज्ड टू कॉल हिज पोएट्स टू सिंग, टू कंपोज फॉर हिम। एक बात देखिए, याद रखिएगा कि मैं ये समझता हूँ यू पीपल कैन डिफर, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गाने में, एनी सॉन्ग, किसी भी गाने में ट्यून सबसे पहले अपील करती है। फर्स्ट थिंग दैट अपील्स टू द ह्यूमन माइंड इज ट्यून। अगर ट्यून रजिस्टर होती है तो हम गाना सुनते हैं, अगर हम गाना सुनते हैं तो फिर नंबर 2 क्या चीज रजिस्टर होती है? नंबर 2 होती है डिलीवरी। जो सिंगर गा रहे हैं वो कैसा गा रहे हैं, वो डिलीवरी हमारे कानों में रजिस्टर होती है। उसके बाद नंबर 3 रजिस्टर होते हैं उसके वर्ड्स। आप ये कह सकते हैं कि नहीं मैं हूं जो कि पहले कविता सुनता हूं या पहले शायरी सुनता हूं फिर कोई गाना सुनता हूं, इट्स पॉसिबल, आई डोंट डिनाई इट। लेकिन 90% लोगों के साथ ट्यून पहले रजिस्टर होती है। क्योंकि अगर आप देखिए, जो लोग हिंदी भाषा नहीं समझते, जो बंगाली भाषी लोग हैं, जो साउथ इंडियन लोग हैं, जो तमिल भाषी हैं, जो जो दूसरे भाषी लोग हैं जो कि हिंदी नहीं समझते, वो कैसे हिंदी गानों को प्यार करते हैं? वो हिंदी गानों को क्यों गुनगुनाते हैं, क्यों गाते रहते हैं? वो अनाप शनाप वर्ड्स फिट करके भी गाते रहते हैं ना, क्योंकि ट्यून सबसे पहले अपील करती है। और ट्यून क्योंकि पहले अपील करती है, फिर उसके बाद गायकी अपील करती है, कि आवाज या गायकी अपील करती है। फिर इंसान सोचता है कि इसमें कहा क्या गया है, सोचता भी है कि नहीं सोचता है, कि उसको समझ ही नहीं आता तो डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। दिस इज व्हाट हैपेंस विद अ सॉन्ग, स्पेशली हमारी फिल्म सॉन्ग्स, वो ऐसे ही रजिस्टर होते हैं। बर्मन दादा ट्यून स्मिथ थे, उनको पता था कि मुझको ट्यून बनानी है। उनसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्यून्स उनसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्यून्स किसी ने नहीं बनाई। आप इसको डिबेट कर सकते हैं कि उन्होंने कवालियां बहुत अच्छी नहीं बनाई हुई, या उन्होंने गजलें गजलें उतनी अच्छी नहीं बनाई हुई, ये आप कह सकते हैं, आई विल नॉट चैलेंज इट। लेकिन गजलें भी उन्होंने बनाई हुई हैं, कवालियां भी उन्होंने बनाई हुई हैं, अपने तरीके से बनाई हैं, अपने ही स्टाइल में बनाई हुई हैं, वो अपने तरीके से काम करते थे। लेकिन जो वैरायटी उन्होंने फिल्म म्यूजिक में दी हुई है ना, वो वैरायटी किसी ने नहीं दी। और वो अकेला, एक अकेला म्यूजिक डायरेक्टर था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसने 30 साल तक, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी, 30 साल तक काम किया है, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई है, 46 से लेकर 75 तक। 30 years he was active and contributing, और almost every year he has given hits, almost every year उन्होंने हिट दिया है कोई ना कोई। अगर एक ही फिल्म की है ना, जैसे 67 में एक ही ज्वेल थीफ की है बस, और कोई फिल्म नहीं की, अगर एक ही फिल्म की है उन्होंने, तो वो एक ही फिल्म भी उनकी हिट है। ही इज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर, आप कोई नहीं बता सकते, ना शंकर जयकिशन, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ना आप मुझको नौशाद बता सकते हैं, ना ओपी नैयर, कोई नहीं बता सकते जिसने सारी जिंदगी जितने साल काम किया है, एवरी ईयर दे हैव गिवन हिट एंड जेन्युइन हिट्स। और कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था जो कि अपने डेथ बेड तक इतना इन डिमांड म्यूजिक डायरेक्टर था जितना कि एस डी बर्मन थे। कि जब तक वो उनकी उम्र खत्म, उनके लास्ट ईयर्स के अंदर, अब वो 69, 68, 69, 70 के बाद कंपीट किसके साथ कर रहे थे? किसके साथ कंपीट कर रहे थे वो? उनकी कंपटीशन में
नौशाद, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर खत्म हो चुके थे। उनकी कंपटीशन में थे कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मण प्यारेलाल और उनका अपना बेटा आर डी। उनके साथ वो compete कर रहे थे और उनसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे पैसों की। You cannot find a parallel. You cannot find a parallel. And this was the man. अगर आपको पता है कि उनकी एक फिल्म थी जो उनकी डेथ के बाद, उसका रिकॉर्ड रिलीज हो गया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद वो फिल्म रिलीज हुई थी, या पता नहीं कई जगह रिलीज भी हुई कि अनरिलीज रही, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कलकत्ता में रिलीज हुई थी, लाइट हाउस सिनेमा हाउस के अंदर। उसका नाम था त्याग। 1976 में रिलीज हुई थी वो फिल्म। अब वो ऐसी फिल्म थी कि जो 2 दिन या 3 दिन के बाद निकल गई थी हॉल से, क्योंकि बहुत ही डब्बा फिल्म थी, देखने गए नहीं लोग उसको। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की फिल्म थी, शर्मिला टैगोर की अपनी प्रोडक्शन थी। अगर आपने त्याग का गाने सुने हैं कभी, जो कि कहा जाए, लिटरली कहा जाए कि उनकी लास्ट क्रिएशन थी, जो वो बना के गए हैं, उसके बाद शायद उन्होंने और गाने नहीं बनाए, या दीवानगी उनकी लास्ट थी जो बना रहे थे और डेथ हो गई उनकी। त्याग के अंदर अगर आपने गाने सुने हैं तो हर किस्म के गाने हैं। रोमांटिक डुएट है, ललबी फॉर अ चाइल्ड, जिसको लोरी कहते हैं बच्चे के लिए, वो भी है, और कैबरे भी है। 69 साल की उम्र में वो इंसान ऐसे ऐसे कैबरे बना रहा था, ऐसे ऐसे कैबरे बना रहा था जिसको सुन सुनकर बनाने वाले आज तक कॉपी करके सीखते हैं कि कैसे बनाने चाहिए था। एस.डी. बर्मन साहब की बात कर रहा हूँ। कुछ गाने सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, इनको सुनने के बाद फिर और बातें करते हैं। वैरायटी याद रखिएगा बर्मन दा की, the variety of music that he could give, the landscape, the canvas that this man had for film music. कि इसके पास जो कैनवास था कि मैं हर किस्म के ऐसे ऐसे मूड सेट कर सकता हूं जो कोई टच भी नहीं करता। बर्मन दा थे वो। कुछ गाने सुनते हैं आइए इनके। पाके कभी खोया तुझे, पाके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। पाके कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां, प्यार की तकदीर में लिखी है ये मजबूरियां। हाय ये मजबूरियां, ये दो दिलों की दूरियां। मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। आजा आजा तेरा इंतजार है, ढूंढ रहा मेरा प्यार है। आजा आजा मजबूर मेरा प्यार है, मजबूर मजबूर। जो मैं होता एक टूटा तारा तेरी रातों का, रातों का, तो क्या होता। जो मैं होती कोई भटकी किरण उस तारे की, तारे की, तो क्या होता। लकड़ी जली ओला बनी, ओला बना है धूल, मैं पापन ऐसी जली ओला
एक कश्ती 100 तूफान जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान जाए तो जाए कहाँ रे हिमालय का कहाँ ऐसा पानी यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी देव की पुजारी प्रेम पुजारी। अगर हम वैरायटी की बात कर रहे थे बरबंदा की, मैंने ये मेडली प्रेजेंट किया है आपके सामने बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैंने अलग अलग मूड्स के गाने चुन चुन के बनाई है। मूड्स के गाने तो मैं शुरू से ही सुना रहा हूँ, अलग अलग मूड के गाने आप लोगों को आगे भी सुनाता ही रहूंगा। सारे गाने आज के मूड के गाने ही हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये करनी थी मुझको कि इस वक्त जितने भी मैं आपको गाने सुना रहा हूँ वो सारे मैं उनके देवानंद की फिल्मों के गाने ही सुना रहा हूँ। Otherwise, positively, I could have picked up many much more mood varieties of his from different songs. बिमल दा की, बिमल रॉय की फिल्में ले लेते, गुरुदत्त की फिल्में ले लेते और अलग अलग प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्में ले लेते तो बड़े अलग अलग मूड के गाने सुनने को मिल जाते। खैर, बर्मन तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं पता नहीं 5, 6, 7, 10 प्रोग्राम्स और इस तरह के बना सकता हूँ। ही इज सो क्लोज टू माई हार्ट एंड आई लव दैट मैन बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। खैर, अब मैं मूव कर जाता हूँ क्योंकि लास्ट गाना हमने बर्मन दा के अपने गले में सुना है प्रेम पुजारी के लिए। मैं लता पे मूव करता हूँ। अब लता के गाने जो कि उन्होंने बनाए हैं बर्मन दा ने, अलग अलग मूड के गाने, लता के गाने जो कि देवानंद की ही फिल्मों से हैं, उनके ऊपर कुछ बातें करते हैं। शायद अगले 5 या 6 गाने में लता के ही पिक करके बजाऊंगा। बीच में और भी आते रहेंगे लेकिन अभी इस वक्त मैं लता पे कॉन्सेंट्रेट करके गाने बताता हूँ। एक गाना सुन लेते हैं, ये भी प्रेम पुजारी का ही है, फिर इसके बाद बात करते हैं। आइए। रंगीला रे लता के साथ जो बर्मन दा की ट्यूनिंग थी वो बिल्कुल अलग थी। वो लता को ठीक कैसे, कहां पर कैसे यूज करना है, वो बड़ा ही यूनिक उनका अपना कॉन्सेप्ट था। अगर आप उनकी वो फिल्में देखेंगे जब लता उनके साथ अवेलेबल नहीं थी, वो जो पीरियड था 5-6 इयर्स का, जब उन्होंने कॉम्पोजिशंस की है चलती का नाम गाड़ी से, पेइंग गेस्ट से शुरू करिए, सुजाता को ले लीजिए, अपना हाथ जगन्नाथ को ले लीजिए, इस तरह की जितनी सितारों से आगे के बाद, ठीक है ना, उसके बाद लाजवंती को ले लीजिए, इस किस्म की फिल्में आप ले लीजिए और उसमें देख लीजिए जो उन्होंने मोस्टली मोस्टली उन्होंने आशा को यूज किया है। कुछ फिल्मों में गीता भी है, कुछ में अपना सुमन कल्याणपुर भी है, जैसे मियाँ बीवी राजी में है। अगर आप इस तरह देखेंगे उनका काम, बर्मन दा का काम स्टडी करके देखिए आप, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने गाने का कंपोजिंग मूड ही चेंज कर दिया था। ही हैड चेंज्ड कंप्लीटली द मूड ऑफ हिज सॉन्ग्स कि मुझे कैसे गाने बनाने हैं, क्योंकि लता के साथ उनका मूड अलग था बनाने का। दैट इज व्हाट ही वाज स्पेशलाइज्ड इन। ऐसा नहीं था कि उसी मूड का गाना अब लता अवेलेबल नहीं है तो मैं आशा से गवाऊंगा या सुमन कल्याण को रिप्लेस करके ले लूंगा। दैट वाज नॉट द ट्रूथ। He changed the entire mood of the song just to suit his composing style for that particular singer. He was very particular. He was very particular about it. अगर जो सिंगर उनके दिमाग में होता था जब वो गाना बना रहे होते थे, अगर वो सिंगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं गाना चेंज कर दूंगा, मैं ट्यून चेंज कर दूंगा, मैं सिंगर चेंज नहीं करूंगा। He was very particular about it. अगला लता का गाना सुनते हैं, A Different Mood। आइए। जैसे राधा ने माला जपी
जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। तेरे नाम की हपिया तेरे ही नाम की, राधा ने माला जपी शाम ओढ़ी चुनरिया तेरे। कितना कितना मिठास, कितनी स्वीट है इस गाना, कितनी मिठास है इस गाने में, इतनी अच्छी लगती है ये गाना। बड़ा प्यारा कंपोजिशन है ये। 1972 है तेरे मेरे सपने, नीरज के लिरिक्स हैं इसके अंदर, विजयानंद की फिल्म थी। आप देखिए कि 72 की कैकोफोनी के अंदर, जबकि सारे के सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो उस जमाने में जितने भी फिल्में बनाने के म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे थे फिल्मों के लिए, सबके बैंड जो होते थे वो 60, 70, 100, 150 ऑर्केस्ट्रा के पीसेस के होते थे। उसके बीच में देखिए बरमंदा कैसे मूड्स क्रिएट करते थे, कैसा मूड क्रिएट करते थे कि उनको सारे मिला के 3, 4 या 5 म्यूजिशियन या इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते थे और वो पूरा गाना बना लेते थे उसी के साथ। और मिठास और मेलोडी कहीं नहीं गई थी, कहीं भी नहीं गई थी। एक और आपको बात बताता हूँ, जो बीट होती है ना, परकुशन की, जो तबला या जो बीट बजेगी, किसी भी गाने की बीट बजेगी, आप बर्मन दा के गाने उठा के देख लीजिए, शुरू से लेकर शिकारी से शुरू कर लीजिए और त्याग तक आ जाइए, दीवानगी तक आ जाइए। मुझको ये बताइएगा कभी गिन के कि कौन से 2 गाने आपको ऐसे मिल गए जिसमें कि एक ही बीट उन्होंने बार-बार यूज की हो? देख लीजिए आप। ऐसा नहीं था कि जैसे शंकर जयकिशन के गानों में अक्सर एक बीट होती थी, लक्ष्मीकांत के तो गानों में 80% गानों में एक ही बीट होती थी। लेकिन बर्मन दा के 2 गाने बता दीजिए जिसमें एक ही बीट है। आपको नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेंगे। अब वो अपना गाना बना रहे हैं, उनकी बीट बिल्कुल अलग है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कि उनको 15, 20, 50 म्यूज़िशियन चाहिए हो, उनको ज़रूरत ही नहीं है। वो एक ही बजाने वाले से वो अपना पूरा काम निकाल लेते थे। वो एक हारमोनियम बजाने वाला उनको, सॉरी, माउथ ऑर्गन बजाने वाला उनको अपना बेटा मिल गया और तबला बजाने वाला मिल गया, चुपके से मिले, तैयार हो गए। गाना चाहिए ही नहीं और कुछ हमारे को। 16वाँ साल तैयार हो गया गाना, है अपना दिल तो आवारा। 1 या 2 या 3 बस। Minimal musicians that he needed. He did not need the halla. He never liked halla and noise. That is why there is no noise in Burman's music. There is only pure melody and pure melody. अगला गाना सुनते हैं। ये मैंने पिक किया है गाना, फिर वही लता का मूड और देवानंद की ही फिल्म है। ये एक ही ऐसा गाना है फिल्म के अंदर, ठीक है, इसमें साउंड थोड़े अलग अलग तरह के हैं। एक ही ऐसा गाना है फिल्म के अंदर जिसके अंदर एस डी बर्मन की आवाज है और आर डी बर्मन की आवाज भी है। ओनली वन, कि जिसमें एस डी की आवाज भी है और आर डी की आवाज भी है, और लता तो है ही जो मेन सिंगर है। सुनते हैं इसको, एंजॉय करिए जरा। बड़ी इंजॉयबल कॉम्पोजिशन है ये, सुनिए। रैना सोई सोई नैना जागे जागे, जाने क्या हो आगे, डम डम डमरू बोला, रैना सोई सोई नैना।
ये गुलिस्तां हमारा, आनंद बख्शी के लिरिक्स। ये आत्माराम की फिल्म थी, अंडर गुरुदत्त प्रोडक्शंस, जो उन्होंने बनाई थी। शर्मिला टैगोर इसकी हीरोइन थी। द ओनली फिल्म दैट शर्मिला टैगोर डिड विद देवानंद साहब। तो ये उसका गाना है, लता का क्लाइमेक्स का गाना है ये। अब इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना हुआ तो प्लीज सुनिए इस गाने को, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। अब इसमें जो टचेस है ना, उनको ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे वो बर्मन दा किस तरह से आलाप लेते हैं हे करके, और जहां स्टॉप करते हैं उसी के साथ लीड लेके लता शुरू करती है। और लता शुरू तो करती है, लेकिन फिर वो वहीं जाके पॉज करके नोट्स नीचे आकर फिर नीचे से दोबारा से आ करके फिर दोबारा शुरू करती है। इन चीजों को नोट करिए। और फिर अंतरे में कैसे लता से गवाते हैं, ये चीजें बड़ी बड़ी अद्भुत हैं बर्मन दा के अंदर, बहुत अद्भुत। ये इतनी क्लासिक हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अमेजिंग, इट इज ओनली अमेजिंग। अगर हम सिर्फ लता मंगेशकर और बर्मन दा पे प्रोग्राम करेंगे तो इतनी ज्यादा उसकी अलग 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 रंग निकल के आएंगे हमारे सामने। सिर्फ आलाप ही अगर हम सुन लेंगे, जो गानों के पहले उन्होंने लता को आलाप दिए हुए हैं, हर गाने के पहले कमाल के दिए हुए हैं, कमाल के। ये लता का यूज बर्मन दा के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन, अलग अलग मूड्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा था। एक और सुनते हैं लता का गाना, अभी एक दो गाने और हैं लता के, वो भी सुन लेते हैं, आइए। पिघला है सोना, पिघला है सोना, दूर गगन पर फैल रहे हैं शाम के साए। पिघला है सोना, दूर गगन पर फैल रहे हैं शाम के साए। जो गोवानीज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया करते थे, म्यूजिशियंस, गोवानीज म्यूजिशियंस काम किया करते थे। ऑफ कोर्स एन दत्ता इसमें असिस्टेंट थे, और एन दत्ता भी गोवानीज म्यूजिक में स्पेशलिस्ट थे उन दिनों में। और ये जाल का गाना है, सॉरी, जाल 1952 का गाना है ये। तो ये गाना बनाया था उन्होंने, और गोवानीज मूड पर ही पूरा बनाया हुआ है। तो जो गोवानीज म्यूजिक के म्यूजिशियंस बाकी थे, जो पर्टिकुलरली रामचंद्रा साहब के साथ काम करते थे, सी रामचंद्र के साथ, और उन दिनों में बड़े बड़े होटल्स वगैरह में बजाया करते थे एज ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले, उन्होंने आकर ये कॉम्प्लीमेंट दिया था बर्मन दा को कि यू हैव क्रिएटेड द बेस्ट गोवानीज म्यूजिक एवर फॉर दिस फिल्म जाल। बर्मन दा गोवानीज नहीं थे, बंगाली थे, लेकिन उन्होंने गोवानीज मूड का म्यूजिक क्रिएट किया था इसके अंदर। खैर, ये मैं लता पे बात कर रहा था। जाल का गाना है ये, साहिर का लिखा हुआ। साहिर ने 17 फिल्म्स की हैं देवानंद, सॉरी, बर्मन दा के साथ 17 फिल्में। साहिर की जिंदगी की शुरुआत बर्मन दा के साथ ही होती है। नोबडी न्यू हिम, नोबडी केयर्ड फॉर हिम, बिकॉज उन दिनों पोएट्स जो थे वो इतने ज्यादा थे, जो आते थे बॉम्बे में गाने अपने बेचने के लिए, पैसे बनाने के लिए। साहिर वुड प्रोबेबली हैव रिमेन्ड अनसंग अगर उनको बर्मन का साथ नहीं मिला होता। अनिल दा ने मुझे बताया था कि साहिर पहले मेरे पास आया था और मैंने उससे गाने लिखवाए थे। शायद दो राह के गाने हैं कि मेरे पास आया था और मैंने गाने लिखवाए थे उससे, और फिर मैंने ही उसको बर्मन से इंट्रोड्यूस करवाया था कि तुम इसको ले लो, ये अच्छा पोएट है। तो साहिर ने कहा था कि ठीक, मैं इसको ट्राई करूंगा। एंड दैट इज व्हेन साहिर ट्राइड हिम आउट कि चलो गाने अपने बताओ कैसे लिखवाने हैं, क्या करवाना है फॉर बाजी, 51 की बाजी। दिस इज वेयर साहिर स्टार्टेड। और देन ही डिड 17 फिल्म्स विद बर्मन दा, एंड एवरी फिल्म ही हैज गिवन, एवरी 17 में से जो भी निकाल लीजिए, हर फिल्म में उन्होंने गाना हिट दिया हुआ है बर्मन दा के साथ, हर फिल्म के अंदर। जो सबसे कम सुनी हुई फिल्म है ना कोई भी, उसको भी उठा लीजिए, जैसे सोसाइटी है शायद 55 की, सबसे कम सुने हुए गाने होंगे, आप उसके भी गाने उठा के देख लीजिए आप। बहुत ही खूबसूरत गाने बनाए हुए हैं, और नाम हुआ हुआ है उसमें भी, साहिर का भी और बर्मन का भी। दिस इज व्हाट क्रिएटेड द ईगो इन साहिर that went up to his head and he thought he was the greatest or whatever happened। उसके बात नहीं करूंगा। 17 फिल्में साहिर के साथ की हुई हैं बर्मन दा ने।
इन 17 फिल्मों में से ये जाल भी एक थी, पर ये मूड लता का जिसपे मैं बात कर रहा था। देखिए आप कैसे गवाते हैं लता से। जब वो पिघला है सोना गा रही है, कितने लो नोट में सॉफ्ट तरीके से उसको उस गाने को इफेक्ट में लाना है। कौन से गाने को? जो कि कोरस के साथ गाया जा रहा है, जिसमें कि कोरस अपना पार्ट प्ले कर रहा है, पूरा गुआनीज टाइप का। वही एक बोंगो यूज किया हुआ है और स्ट्रिंग्स यूज किए हुए हैं, एंड दैट्स ऑल आई नीड। आई डोंट नीड टू मेनी म्यूजिशियंस। दिस वाज बरबंदास मूड। एक गाना और सुनते हैं लता मंगेशकर का, बरमंदा के ही मूड का, अगेन वन ऑफ देवानंद फिल्म। आइए। दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। ओ दिल से मिला के दिल प्यार कीजिए, कोई सुहाना इकरार कीजिए। क्लब सीक्वेंस, क्लब डांस, जो कि लता मंगेशकर नॉर्मली तो कैबरेज और क्लब डांसेस गाया नहीं करती थी, लेकिन ये क्लब डांस सीक्वेंस है जो उन्होंने लता से करवाया हुआ। मगर इसमें दोनों चीजें हैं। इसमें क्लब इफेक्ट तो है ही, जो कि आप बोलेंगे कि कोई क्लब डांसर डांस कर रही है फिल्म के अंदर, वो तो है ही। लेकिन साथ ही इसके मेलोडी भी कमाल की है, बिल्कुल कमाल की मेलोडी। अगर इसमें आपको लगता है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा का थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो दिखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये वही लता का मूड, लता का वही मूड कि वो चंचल मूड को भी जब यूज करते हैं कि मुझको ये एक इफेक्ट चाहिए इस गाने के लिए। इसके अंतरे वगैरह सुनिएगा, शर्माना कैसा, घबराना कैसा, जीने से पहले मर जाना कैसा, उसके जो असर है ना, डिलीवरी के असर लता के बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ही अलग असर है लता का इसकी डिलीवरी के अंदर देन यू विल फाइंड इन नॉर्मल लता मंगेशकर सॉन्ग्स। बड़ा कमाल का यूज करते हैं बरमंदा इसमें। ये साहिर का ही लिखा हुआ है, टैक्सी ड्राइवर 1954 की फिल्म, एंड मैसिव मैसिव हिट। एवरी सॉन्ग वाज अ हिट, एवरी सिंगल सॉन्ग वाज अ हिट। लोग लाइन लगाया करते थे उन दिनों, 78 आरपीएम निकलते थे, लोग लाइन लगाया करते थे रिकॉर्ड शॉप्स के बाहर कि कब इसकी नई डिलीवरी आएगा, नया लॉट आएगा, हमको ये गाने चाहिए, ये रिकॉर्ड्स चाहिए। दिस वाज अ मैसिव हिट। ऑफ कोर्स वी ऑल नो जाएं तो जाएं कहां है, अदर सॉन्ग्स आल्सो, बट दे वर सुपर हिट सॉन्ग्स। एक गाना और सुन लेते हैं, लास्ट इन द रो ऑफ लता एंड एस डी बर्मन, पर्टिकुलरली इन दिस प्रेजेंटेशन with the Devanand film. You can never miss this song if you're talking of Lata, Devanand and S.D. Burman, particularly this particular song. आइए इसको भी सुनते हैं। होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जुअल थीफ का गाना है, आप सब जानते हैं इस गाने को अच्छी तरह, मजरू का लिखा हुआ। अब लता ने खुद एक बार कहा था कि इस गाने की जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी और इसको उन्होंने जब प्रिपेयर कर लिया था, जितनी भी बार कितनी बार उन्होंने बर्मन दा के साथ इसको प्रैक्टिस किया, रिहर्स किया, दोबारा किया, तिबारा किया, जितनी बार भी किया, लेकिन वो कहती है कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और फाइनलाइज हो जाता कि नाउ वी आर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, वो कहती थी कि मैं गाते गाते चुप हो जाती थी इस अमेजमेंट के साथ कि ये ऑर्केस्ट्रा को किस तरह यूज कर रहे हैं, कि ये ड्रम्स को कैसे यूज कर रहे हैं, कि ये अलग अलग परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज कर रहे हैं। मैं उनके साउंड्स के साथ सुनकर, हालांकि मैं अलग रूम में खड़ी होती थी रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन उसको सुनकर मैं इतनी अमेज हो जाती थी कि मैं अपना भूल जाती थी कि मुझे क्या गाना है। ये लता ने कहा हुआ है कहीं पर। इसके गाने की क्या कमाल है, इसका मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वर्ल्ड फेमस, आई मीन सारी दुनिया जानती है इस गाने को और सब इसकी तारीफ करते हैं। इतना कमाल का इन्होंने क्रिएट किया हुआ ये मूड। होठों पे ऐसी बात, कोई पैरेलल नहीं मिलता आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि इस सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशंस हजारों हैं फिल्मों के अंदर, हजारों हजारों लाखों सिचुएशंस हैं ऐसी फिल्मों के अंदर, जहां पर हीरोइन इस तरह का गाना एक क्लाइमेक्स सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में गा रही है,
जहां पर जो दूसरे गुंडे बदमाश जो भी हैं वो लूटने को खड़े हैं या पुलिस वाले खड़े हैं। ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं ऐसी फिल्मों के अंदर, मल्टीपल फिल्म्स। कोई गाना आपको ऐसा नहीं मिलता इस तरह सा इफेक्टिव, इतना खूबसूरत से बनाया हुआ गाना डांस के साथ नहीं मिलेगा आपको ऐसा गाना। ठीक है, विजयानंद का कमाल तो है ही, विजयानंद का तो बहुत कमाल है, मगर बर्मन दा की बात कर रहे हैं तो बर्मन दा का कमाल इसमें देखिए। अब ज्वेल थीफ की मैं बात कर रहा हूँ और बर्मन दा के मूड्स की बात कर रहा हूँ जो बना रहे हैं गानों को, कि किस तरह से वो अलग अलग वैरायटी ऑफ मूड्स को इतने प्यार के साथ, इतने एक्सपर्टीज के साथ हैंडल करते थे, इतने अच्छे तरीके से हमको डिलीवर करके देते थे। ये गाना सुनते हैं, ये भी ज्वेल थीफ का, ऑन द नोट ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रिएशन। आइए इसको भी सुनते हैं। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास। है ना अमेजिंग वैरायटी। फिर आप कहेंगे रुला के गया सपना मेरा, और फिर कहेंगे आसमां के नीचे, और फिर आप कहेंगे ये दिल ना होता बेचारा, और दिल पुकारे आ रे आ रे आ रे। 6 गाने मैंने गिना दिए फिल्म के। क्या वैरायटी है बताइए, क्या कंपोजिंग स्टाइल्स है, क्या यूनिकनेस है उस इंसान की जो ये गाने कंपोज करता था, सोचता था, बनाता था। क्या कमाल है उसका। आशा भोसले तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने ऐसा कभी गाया ही नहीं था, जैसा बर्मन दा मुझे समझाया करते थे और गवाया करते थे हमसे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आशा भोसले की तो जिंदगी जो है ना, अगर वो सिर्फ नैयर के साथ ही लगी रहती गाना गाने के लिए, तो उसके अंदर वो वैरायटी ऑफ एक्सपर्टीज आती ही नहीं जो कि उसको बर्मन दा ने गवा के सिखाई है। कभी आशा और बर्मन पे भी प्रोग्राम करेंगे तो बताऊंगा आपको कि आशा से कैसे कैसे गवा कर उसने आशा को सिंगर बनाया है बर्मन दा ने। बहुत कमाल के गाने हैं। खैर, we have been talking about the variety of Barmanda's music, and we have been talking about the variety on Barmanda's songs, composing styles and other things. थोड़ी सी बर्मंदा पे बात करता हूँ। बर्मंदा ने सारी जिंदगी में 89 फिल्म्स में, हिंदी फिल्म्स में म्यूजिक दिया है। 89 हिंदी फिल्म्स, या यूं कहें 90, क्योंकि वो एक उनकी फिल्म थी जो कि बनी नहीं, रिलीज नहीं हुई, इस तरह भी थी, तो 90 कह लीजिए आप। 90 फिल्म्स इन अ स्पैन ऑफ 30 years इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वो कभी भी ज्यादा फिल्में लेते नहीं थे। कोई एक साल ऐसा है जिस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हो गई हों, पॉसिबल है, मगर वो कभी भी फिल्में ज्यादा हाथ में नहीं लेते थे, मना कर देते थे प्रोड्यूसर्स को कि मुझे फिल्में नहीं चाहिए, आई एम वेरी बिजी, बिकॉज यूज टू कॉन्सेंट्रेट कि मैं कैसा गाना बनाऊंगा। रद्दी से रद्दी, डब्बा से डब्बा फिल्म के अंदर भी उनकी म्यूजिक स्टैंड आउट करता है, कि उनकी फिल्मों के गाने स्टैंड आउट करते हैं सुनने के लिए। बर्मंदा 1 अक्टूबर को पैदा हुए थे 1906 को, और 31 अक्टूबर 1975 को उनकी डेथ हो गई थी। अब क्योंकि हम लोग आज प्रोग्राम 27 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो यही दिमाग में आया था कि मैं ट्रिब्यूट तो बर्मंदा को ही दूंगा, बिकॉज 31 अगस्त इज हिज डेथ एनिवर्सरी। बर्मंदा ने सारी जिंदगी में ये जो 30 सालों के अंदर 89 रिलीज्ड हिंदी फिल्में दी हैं अपनी सारी लाइफ में, आप निकाल निकाल के पेजेस पलट पलट के उनके गाने देख लीजिए, आपको दिखेगा कि हर साल फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ही हैज गिवन हिट्स। फ्रॉम द बिगिनिंग इन हिज लाइफ ही हैज गिवन हिट्स। कभी ऐसा नहीं हुआ मरने के बाद भी। मिली वॉज अ सुपर हिट, उनके मरने के बाद की बात है ना, इट वॉज अ वेरी बिग हिट। तो ये बर्मन दा की खूबी थी जो ऐसा काम करते थे। एक पिक्यूलियर चीज आपको बताता हूँ, बड़ी पिक्यूलियर है, वो देवानंद के साथ रिलेटेड नहीं है। 69 में आराधना रिलीज हुई थी, 1969 में। मैंने शक्ति सामंत से ये पूछा था, शक्ति सामंत से मैंने बड़ी डिटेल में बातें की थी। मैंने शक्ति सामंत से ये पूछा था कि आपका फेवरेट कौन सा है,
फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि आपकी फिल्में अच्छे म्यूजिक के लिए पहचानी जाती हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आपने हेमंत दा के साथ काम किया था एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, हेमंत कुमार, then you took O.P. Nayyar for quite a few films, you took Shankar Jackson for some films, you have also worked with Ravi, and then you have S.D. Burman working for you in 4 films. तो शक्ति सामंत ने मुझे बताया था कि मेरी मेरी फेवरेट पूछ रहे हो या मेरे को सबसे जो बेनिफिट जिसने सबसे अच्छा दिया वो पूछ रहे हो। मैंने कहा आप दोनों बता दीजिए। तो वो बोलते हैं कि मेरी फेवरेट तो थी कश्मीर की कली। ये शक्ति सामंत बोलते हैं कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी कश्मीर की कली, उसके गाने मेरे सबसे फेवरेट है। मैंने कहा अच्छा। कहते लेकिन इस तरह ही मैं कह सकता हूं कि मेरी फेवरेट आराधना भी थी, क्योंकि आराधना एक ऐसी फिल्म थी कि जिसके म्यूजिक सेल्स सिर्फ गानों की बिक्री, रिकॉर्ड्स की बिक्री, म्यूजिक सेल्स से मैंने अगली 5 फिल्में प्रोड्यूस की हैं। इतनी सेल हुई थी आराधना के गानों की कि मैंने अगली 5 फिल्में उसकी म्यूजिक सेल्स से ही प्रोड्यूस की है। शक्ति सामंत ने ये मुझे कहा हुआ है। He has told this to me. And you know what is peculiar about it? 69 में 1969 में आराधना के गाने रिलीज हुए थे। 1 या 2 साल बाद या 1 साल बाद आराधना के तमिल वर्जन बन के तमिल गाने रिलीज हो गए थे आराधना के। वो भी सुपर हिट गाने थे। इसी तरह बाकी भाषाओं में होते रहे। बर्मन दा की डेथ के बाद, बर्मन दा 75 में मर गए थे। बर्मन दा की डेथ के बाद 1976 में आराधना का बंगला वर्जन रिलीज हुआ था। बंगाली गाने बना के रिलीज किए गए थे। किशोर ने भी गाए थे, लता ने भी गाए थे, आशा ने भी गाए थे, और रफी का जो पार्ट था वो आर डी बर्मन की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। तो आर डी बर्मन ने ही इनको दोबारा रीऑर्केस्ट्रेशन करके आराधना के गाने को, बंगला आराधना के नाम से ही रिलीज हुआ था और सुपर हिट था, सुपर हिट। डेथ के बाद 69 और 76, 6-7 साल का गैप। 7 सालों में आप रिकॉर्ड को री इश्यू करके, ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज में रिकॉर्ड को इश्यू करिए। कौन से रिकॉर्ड्स और कौन से गाने आपको याद आते हैं ऐसे? कौन सी फिल्में ऐसी याद आती हैं आपको जो इस तरह से सुपर हिट हुई होंगी किसी दूसरी लैंग्वेज में बनकर? बर्मन दा का कमाल था। बर्मन दा के गानों का, उनकी कॉम्पोजिशंस का कमाल था। बर्मन दा ने सब मिला के, हिंदी बंगला सब मिला के 172 गाने अपनी आवाज में गाए हुए हैं। 172 गाने अपनी आवाज में गाए हुए हैं। 20 बंगला फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ है। 20 बंगला फिल्में जो उन्होंने म्यूजिक दिया पहले। तो अगर 89 या 90 हिंदी फिल्में लेते हैं और 20 बंगला फिल्में लेते हैं तो यही उनका टोटल क्रिएटिव का कहा जाए उसको न्यूमेरिकली नंबर है उनका, जो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर की तरह काम किया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। और कोई 682 या 690 ऐसे कुछ गाने हैं टोटल मिला के जो हिंदी फिल्मों में उन्होंने दिए हुए हैं, ये अपनी 89 फिल्म्स के अंदर। और अपने गाए हुए उनके 172 गाने हैं बंगला हिंदी सब मिला के। तो मैं ये आपसे सिर्फ डिटेल्स शेयर कर रहा था बर्मन दा के बारे में और उनकी फिगर्स के बारे में। उन्होंने 28 फिल्म, सबसे ज्यादा फिल्म 28 फिल्म उन्होंने की हुई हैं देवानंद के साथ एज अ हीरो। इससे ज्यादा फिल्में उन्होंने किसी के साथ नहीं की। सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने देव साहब के साथ ही की हैं, 28 फिल्म्स। इसमें से 14 फिल्म्स नवकेतन की हैं, यानी कि देवानंद की अपनी प्रोडक्शन या विजयानंद की प्रोडक्शन। 14 फिल्में नवकेतन की हैं और बाकी 14 बाकी प्रोड्यूसर्स की हैं जिन्होंने उनको हायर किया था टू टेक हिज म्यूजिक। तो देवानंद के साथ उन्होंने 28 सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने की है। देवानंद ने भी अपनी जिंदगी में जितनी फिल्में की हैं मैक्सिमम सिंगल म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन ही सबसे ज्यादा होता है उनका। मैंने देव के प्रोग्राम में इसके बारे में बात किया था। तो आइए अगला गाना सुन लेते हैं, गानों की तरफ मूड करते हैं और अब थोड़ा सा चेंज इन मूड करके इस गाने को सुनते हैं। मेरे तो सारे ही फेवरेट, मैं आपको क्या बताऊं, ऑल ऑफ दीज आर वेरी फेवरेट्स ऑफ माइन। अगला गाना सुनते हैं आइए। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने।
Again, talking about the moods of Barmanda and breezy, romantic, fantastic song जिसके अंदर लता मंगेशकर क्वेश्चंस पूछती है, मोहम्मद रफी जवाब दे रहे हैं। ये हसरत जयपुरी थे तेरे घर के सामने के अंदर। once again, no matter who the lyricist was, Burman was giving regular hits, constant hits. Whoever was the lyricist, it did not matter to him, but he molded very well with everybody. अगला गाना भी इसी फिल्म का लिया हुआ है मैंने, अगेन मूड्स ऑफ एस.डी. बर्मन, अगेन देवानंद and तेरे घर के सामने obviously, and Vijayanand, a superb picturization of Vijayanand that stands out in the industry. Nobody matches in this song जो अभी बजाया था, जिसमें तेरे घर के सामने का गाना बज रहा है, कि किस तरह वो एक गिलास में इमेजिन करता है नूतन को और डुएट गा रहा है। क्या कमाल की चीज थी ये। आप लोगों ने जिन्होंने भी फिल्म देखी आपको पता है, नहीं तो गाना देख लीजिए। अगला भी उसी तरह था, क्या ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन थी गाने की, क्या कमाल का यूनिक सेटअप बर्मन ने किया था इस गाने के पूरे कॉम्पोजिशन के स्टाइल में। इसको भी सुनते हैं रफी साहब की आवाज में। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। देखिए किस तरह से वो बजा रहे हैं सरोद को, सॉरी संतूर को या जल तरंग को, दोनों को यूज कर रहे हैं। वो संतूर को ऐसे बजा रहे हैं जैसे कि कोई इंसान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, और कैसे वो गाने के उस गूंग के साथ शुरू करते हैं, जो कि उस एक जगह में जहां हवा चल रही है, घूमते घूमते जैसी आवाज क्रिएट करती है, कुतुब मीनार में जैसे होता है। आप लोग गए होंगे, अगर आप नहीं गए तो जाके देख सकते हैं। मैं तो ऊपर तक गया हुआ हूँ, जब वो अलाउ करते थे ऊपर जाना तो मैं गया हुआ हूँ ऊपर तक। अगर आपने देखा हो उसको तो आपको बिल्कुल उसी तरह से एहसास और फील होती है जैसे बर्मंदा गाना क्रिएट करते हैं। और कमाल की पिक्चराइजेशन तो है ही विजयानंद की। क्या म्यूड था, क्या वैरायटी थी। और फिर इसमें बाकी गाने, तू कहाँ है ये बता, कमाल के गाने हैं ना। क्या वैरायटी क्रिएट करते थे। एक ही फिल्म बहुत थी, कोई भी एक फिल्म बहुत थी ये दिखाने के लिए कि बर्मन दा की वैरायटी देख लीजिए आप क्या बनाते हैं। रफी साहब और बर्मन दा के गानों पे हमने अभी बात की, ध्यान दिया। रफी साहब बहुत फेवरेट थे बर्मन दा के, बहुत फेवरेट। एक आपको बताता हूँ बात, भानु बनर्जी एक बहुत ही नामचीन बंगाली कॉमेडियन थे, बंगाली फिल्मों के कॉमेडियन। जैसे हिंदी फिल्मों में आप कह सकते हैं जॉनी वॉकर थे, तो बंगाली फिल्मों में भानु बनर्जी थे। तो एक बार भानु बनर्जी ने, जब मोहम्मद रफी साहब किसी एक प्रोग्राम के लिए कलकत्ता आए हुए थे, तो भानु बनर्जी उनको अपने साथ लेकर गए कि चलो मैं तुमको कलकत्ता घुमाता हूँ। तो भानु बनर्जी सारा दिन रफी साहब के साथ कलकत्ता घुमा के दिखाते रहे, खाना वाना खिलाया वगैरह सब कुछ था। अब एक बार क्या हुआ, कई कुछ 5-7-10 सालों के बाद, कि रफी साहब एक किसी गाने के रिहर्सल के लिए बर्मन के घर गए हुए थे। बर्मन के घर में वो गाना कोई रिहर्स कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मीरा बर्मन ने एस.डी. बर्मन को कहा कि आज भानु बनर्जी बॉम्बे आए हुए हैं और वो हमको मिलने आएंगे। ये मीरा बर्मन ने कहा एस.डी. बर्मन को, अपने हस्बैंड को, कि आज वो आएंगे हमारे घर हमको मिलने के लिए। जैसे ही रफी साहब ने ये सुना, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, भानुदा आ रहे हैं, तो ऐसा करिए कि मैं आपकी किचन में जाके भानु बनर्जी के लिए एक मछली की डिश या एक चिकन की डिश बनाता हूं। मोहम्मद रफी साहब एस.डी. बर्मन की किचन में खड़े होकर, कि भानु बनर्जी आ रहे हैं शाम को, कुक कर रहे हैं, और उन्होंने एक चिकन की डिश रेडी की थी उनके किचन में सिर्फ भानु बनर्जी के लिए। रफी साहब और एस.डी. बर्मन का रिश्ता, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये जो सारी दुनिया के लोग, जितने भी फैंस हैं
जो बाद के फैंस बने हुए हैं वो सब कहते हैं कि किशोर 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 था, तो रफी को अवॉइड करते थे बरबंदा। इससे आप उसके रिश्ते की गहराई को इमेजिन कर सकते हैं कि रफी साहब अपना घर समझते थे कि मैं आपकी किचन में जाके कुक कर रहा हूं। कैन यू थिंक अबाउट दिस? सोच के देखिए दिमाग में सिचुएशन को और क्रिएशन को और बातों को सोच के देखिए आप। ये रिश्ता था रफी साहब का एस डी बर्मन के साथ। एक गाना और रफी साहब का सुनते हैं एस डी बर्मन के साथ, बहुत खूबसूरत गाना, फिर दूसरे गानों पे मूव करेंगे। आइए। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा। नीरज की गैम्बलर, देवानंद और जाहिदा की फिल्म। इसमें जाहिरा भी थी, बड़ी प्यारी थी जाहिरा, बड़ा प्यारा रोल किया था उन्होंने। I remember her so sweetly and nicely. She didn't get many films. She was not very good actress, though she could do well. और उनकी डायलॉग डिलीवरी और वॉइस भी फिल्मों के लिए सूटेबल नहीं थी। खैर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जाहिरा एट दिस टाइम। ये जो गाना है मेरा मन तेरा प्यासा, मोहम्मद रफी का गैम्बलर का गाना, ये देवानंद, एस डी बर्मन, मोहम्मद रफी, इस कॉम्बिनेशन का लास्ट गाना है। इसके बाद रफी साहब ने देवानंद के लिए तो गाया है लोगों का दिल, जो कि उन्होंने गाया है मनपसंद के लिए 1980 में। लेकिन बर्मन दा और देवानंद और रफी का गाना ये लास्ट था, मेरा मन तेरा प्यासा। अगर आपने ये गाना देखा होगा तो आपको ध्यान लगेगा कि ये अमरजीत की फिल्म है। और अमरजीत ने ही क्या किया था कि पूरी सिचुएशन और गाना तीन देवियां ऐसे तो ना देखो को ही कंसेप्चुलाइज करके एक फिर रिक्रिएट किया था कि मेरे को उसी मूड का एक गाना वैसा ही चाहिए। तो ऐसे तो ना देखो और मेरा मन तेरा प्यासा एक तरह के एक दूसरे के सीरियल बन जाते हैं, एक ही मूड के गाने कहा जा सकता है। लेकिन ये रफी साहब का और देवानंद का और बर्मंदा का ये लास्ट। बर्मंदा के लिए रफी साहब ने बाद में भी गाया, उस पार के गाने हैं रफी साहब के गाए हुए प्रॉब्ली, और चुपके चुपके, आई थिंक दैट इज द लास्ट सॉन्ग। चुपके चुपके सारे गामा मा सारे गा जो है वो लास्ट गाना है। तो रफी साहब ने भी बाद में गाए, लेकिन ये देवानंद, एस डी बर्मन और रफी का ये लास्ट गाना गैम्बलर का यही वाला बन जाता है। गैम्बलर पे मैं बात कर रहा हूं और गैम्बलर के म्यूजिक की बात कर रहा हूं। जैसी भी फिल्म रही हो, जो भी बनाया हो अमरजीत ने, द फिल्म रैन द फिल्म रैन ओनली बिकॉज ऑफ म्यूजिक एंड बिकॉज ऑफ देवानंद एंड हिज स्टाइल्स। इतना ज्यादा उन्होंने स्टाइलिश अपने आप को प्रेजेंट किया है गैम्बलर में, फिल्म चली ही उसके लिए ही थी। एक गाना और सुनते हैं अगला, और फिर दूसरे मूड पे बात करूंगा आपसे। आइए। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा। वंस अगेन नीरज। ये नीरज का लिखा हुआ गाना है प्रेम पुजारी के लिए, किशोर का गाया हुआ। एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग एंड इज वेरी पॉपुलर, बहुत ही हिट गाना था।
अब वही बात थी कि जब देव साहब ने ये फिल्म देखी थी प्रेम पुजारी, तो उन्होंने कह दिया देवानंद को कि तुम्हारी डायरेक्शन के लिए मैं कोई और म्यूजिक कभी नहीं दूंगा। ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड। सो वर वी, हम भी डिसअपॉइंटेड थे। सबसे डिसअपॉइंटेड थे वो रंगीला रे की पिक्चराइजेशन के लिए कि इतनी खराब पिक्चराइजेशन तुम कैसे कर सकते हो। खैर, डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन प्रेम पुजारी का ये गाना जो था, ये गाना नीरज जो है ना, नीरज ने कहा हुआ है कहीं पर, नीरज ने टोटल मिला के मेरे ख्याल से 5 फिल्में की हैं बरमंदा के साथ, तेरे मेरे सपने तक। नीरज ने ये कहा हुआ है ऑन रिकॉर्ड इन हिज इंटरव्यूज कि सबसे ज्यादा रॉयल्टी मेरे को बर्मन दादा के गानों के लिए ही मिलती है। उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया है, उन्होंने इकबाल कुरैशी के साथ भी किया है, रोशन के साथ भी किया है, और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी किया है, उषा खन्ना के साथ भी किया है। सबसे ज्यादा रॉयल्टी वो कहते हैं मुझको बर्मन दा के गानों के लिए मिलती है। और नीरज ये कहते थे कि एस डी बर्मन जिस तरह कंपोज करते थे, कोई था ही नहीं जो इस तरह कंपोज कर सकता था। मुझको वर्ड्स दे दिया करते थे बंगला में कि मुझको ऐसे ऐसे अल्फाज चाहिए, ये लफ्ज चाहिए, ये वर्ड्स चाहिए। उन लफ्जों को यूज करके मैं गाना क्रिएट करता था। और अक्सर तो वो ट्यून जो बता देते, बनाते तो पहले ही थे, हमेशा ट्यून पहले ही ट्यून बनाते थे, फिर बोलते इसमें अल्फाजों को फिट करो, फिक्स करो। रंगीला रे उन्होंने खुद कहा था मुझको कि मुझको गाने की शुरुआत करनी ही है रंगीला रे के साथ। दीज वर हिज वर्ड्स कि रंगीला रे इस तरह गाना शुरू करेंगे, फिर तुम आगे का लिखो। ये मेरा टेस्ट था, ये मैंने पहला गाना लिखा था उनके लिए कि मैंने रंगीला रे, उन्होंने मुझे दिया कि ये ट्यून है, मैं ऐसे इसको शुरू करूंगा, पहले रंगीला रे, फिर वो गाना शुरू करेगी, अब तुम बाकी का गाना लिख के लाओ, और ये ट्यून है और ये मूड है, इस तरह का गाना चाहिए। तो ही सेड आई वाज सो नर्वस दैट आई थॉट कि मैं उनको दोबारा कभी घर में मुझे घुसने नहीं देंगे। फिर मैंने गाना पहले बनाया तो देवानंद ने कहा कि पहले मेरे को सुना दो, अगर ठीक लगा तो मैं तुमको ले जाता हूँ फिर से उनके घर में। तो पहले मैंने गाना लिखा, वो कहते हैं मैंने 17 या 18 गाने लिखे थे अलग अलग, और उन अलग अलगों को लेकर मैं कुछ 2-4 लेकर मैं देवानंद साहब के पास गया था कि ये मैंने लिखे हैं, आप बताइए कैसे हैं, तो मैं ये पेश करूंगा दादा के पास जाके। बट देवानंद गेव मी द कॉन्फिडेंस, उन्होंने कहा मत डरो, डरो मत, ही इज नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड यू और थ्रो यू आउट, कम। बोलते फिर मैं गया उनके पास करेज लेकर कि मैं सुनाता हूं उनको गाना, और उन्होंने उन 2-4 गानों में से मिक्सचर खिचड़ी बना के गाना कहा कि इस तरह बनाओ, और ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलते आई हैव नेवर सीन अ कंपोजर लाइक हिम। नीरज कहते हैं नेवर सीन अ कंपोजर लाइक हिम। शिव कुमार शर्मा जो सारी जिंदगी उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम करते रहे थे, बोथ शिव कुमार शर्मा एंड हरि प्रसाद चौरसिया। शिव कुमार शर्मा कहते हैं नॉट ओनली दैट ही वाज वेरी सिंपल, ही वाज वेरी हम्बल। बहुत ही हम्बल थे, बहुत वार्म थे, उनमें इनोसेंस इतनी ज्यादा थी कि आप पूछ नहीं सकते। और इसके अलावा उनमें वर्सेटैलिटी बहुत थी म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। ये वर्ड्स शिव कुमार शर्मा ने यूज किए बर्मन के लिए। सिंपल, हम्बल, इनोसेंट, वर्सेटाइल, एज वेल एज वेरी वेरी वार्म ह्यूमन बीइंग। शिव कुमार शर्मा ने ये वर्ड्स यूज किए उनके लिए। लेकिन ये जो गाना अभी हमने सुना ना, फूलों के रंग से दिल की कलम से, एक बार इसका ओरिजिनल सुनते हैं दादा की अपनी आवाज में, ठीक है? आज मैं बंगला गाने नहीं बजा रहा था, लेकिन इसको सुनते हैं जरा। आइए। বরণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা, রঙেতে রাঙিয়া রাঙাইলে মোরে একই তো বহরি খেলা। তুমি যে ফাগুন রঙের আগুন, তুমি যে রসের ধারা, তোমার মাধুরী তোমার মদিরা করে মোরে দিশাহারা। মুক্তা যেমন শুকতির বুকে, তেমনি আমাতে তুমি, আমার পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমি, শুধু তুমি। होता ये है
कि जो भी मैं ओरिजिनल बंगला सुनता हूँ, ठीक है, मैं बंगला लैंग्वेज समझता हूँ, लिख पढ़ लेता हूँ, मैं जो भी ओरिजिनल बंगला सुनता हूँ, मैं उसके बाद हिंदी को कंपेयर ही नहीं कर सकता। इन एवरी सिंगल सॉन्ग दादा बर्मन इज सो सुपीरियर इन हिज डिलीवरी, सो सुपीरियर इन हिज डिलीवरी, कि ना मैं किसी लता, ना रफी, ना किशोर, किसी के उस गाने को जो कि उन्होंने उसी की हिंदी ट्यून बनाई है, उस तरह सुन के अप्रिशिएट कर पाता हूँ जो बर्मन दा की डिलीवरी में मजा आता है सुनने में। एब्सोल्युटली स्टनिंग, ही वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। किशोर पे बात की, नीरज पे बात की, स्टाइल पे बात की, गैम्बलर पे बात की, तो गैम्बलर का ये गाना सुनना ही है जरूर हमने। ये वो गाना है दिल आज शायर है, जिसमें कि कोई मुखड़ा नहीं है। उन्होंने नीरज को फ्री फ्लो कहा था कि तुमने जो नज़म लिखनी है वो नज़म लिखो, मैं नज़म की तरह ही कंपोज करूंगा उसको, उसमें कोई जरूरत नहीं कि मुझको मुखड़ा रिपीट करना पड़े। बड़ी यूनिक, बड़ी ही यूनिक कॉम्पोजिशन है, कोई मिलेगी नहीं इंडस्ट्री के अंदर आपको इसकी पैरेलल। आप ढूंढिए, चलिए बताइए मेरे को, इस तरह की कोई पैरेलल किसी और म्यूजिक डायरेक्टर ने बताई बनाई हो इस तरह का, कोई नहीं मिलेगा आपको। आइए सुनते हैं इसको भी, सुपर हिट गाना था ये। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर। आप लोगों को गाना पता है, सुन लीजिएगा कभी भी, देखिए किस तरह उन्होंने पूरी नज़म को एक के बाद एक के बाद एक बनाया है, और कैसा इफेक्टिव गाना बनाया और कितना सुंदर है, लिरिकली ब्यूटीफुल और उसी तरह से म्यूजिकली ब्यूटीफुल। फैंटास्टिक सॉन्ग, कोई पैरेलल नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है म्यूजिक हिस्ट्री में हमारी हिंदी फिल्मों के अंदर इसका। वी आर टॉकिंग अबाउट किशोर कुमार, और किशोर कुमार के देव मूड्स विद देवानंद एंड एस डी बर्मन पर्टिकुलरली। तो ये गाना सुनते हैं जो फिर उसके मूड का गाना है, बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया हुआ, किशोर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ दादा बर्मन का गाना एक और सुनते हैं, आइए। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, स्किप कर लेंगे। फिल्मी और अंग धड़ंग मलंग जन जब भी ठीक है, ठीक। देता, पूरा छप्पर फाड़ के देता। अरे नंग धड़ंग मलंग जनों को दूरबीन से ताड़ के देता। देने वाला जब भी देता, पूरा छप्पर फाड़ के देता। ना देखे वो गोरा काला, ना देसी परदेसी। अरे जब चाहे सोने से भर दे फटे टाट की खेसी। जिस पर उसको प्यारा जाता, उसको जेबे झाड़ के देता। देने वाला वी ऑल नो दिस सॉन्ग, फंटूश का गाना है, शायर का लिखा हुआ, हम सबको इस गाने के बारे में पता है, हम सब जानते हैं ये गाना। इसी एक ही गाने के अंदर इतने अलग अलग उन्होंने किशोर के मूड्स प्रेजेंट किए हैं, अलग अलग सुरों में, अलग अलग ट्यून्स में, वैरायटी में। कहीं पर अफ्रीकन म्यूजिक यूज किया है, कहीं पर टिपिकली भटियाली यूज किया है, कहीं पर दूसरी ट्यून्स यूज की हैं। सुनिए एक बार गाने को, इस तरह सुनिए कि ये नहीं सुनना है आपको कि ये गाना क्या है, ये सुनना है आपको कि इसके अंदर उसने किशोर कुमार से किस तरह की इफेक्टिवनेस को प्रेजेंट किया है बर्मन दा ने। वेरी डिफिकल्ट टू कंपोज, वेरी डिफिकल्ट। आप बोलेंगे कि इस तरह के मजाक वाले गाने, मखौल वाले गाने, लाइट हार्टेड गाने तो सब बनाते रहते हैं, कईयों ने बनाए हैं और कईयों ने किशोर के साथ भी बनाए हैं और बाद में भी बनाए होंगे। जरा देखिए ना कंपेयर करके, को इतनी वैरायटी एक ही गाने में डाल के किशोर से गवा सकते थे कोई, और इस परफेक्शन के साथ। फिर वही बात जो मैं आपसे इतनी देर बता रहा हूँ,
यूनिकनेस ऑफ एस डी बर्मन, वन एंड ओनली यूनिकनेस ऑफ एस डी बर्मन। पर किशोर और एस डी बर्मन अगर बात करेंगे देवानंद फिल्म्स के लिए, तो इस गाने के बिना तो हम बात कर ही नहीं सकते। आइए ये गाना सुनते हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको गाने के बाद बताऊंगा। पहले गाना सुनते हैं, आइए। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का। ये गाना सबको पता है, मैसिव सुपरहिट गाना है। मुझे विजयानंद साहब ने ये कहानी बताई थी कि जब काफी एक गैप आ गया था किशोर कुमार और एस डी बर्मन के गानों का, 1962, 63, 61, 61, 60 से लेकर 64, 65 तक बर्मन दादा और किशोर कुमार ने काम नहीं किया एक साथ, वॉट एवर वॉज द कॉज। तो उस वक्त सिर्फ रफी साहब गाना गाते थे देवानंद के लिए और बाकी फिल्मों के लिए। तो जब ये गाइड का म्यूजिक बन के तैयार हो गया था, पूरा फिल्म बन के तैयार हो गया था, गाना सारे तैयार हो गए थे, फिल्म तैयार हो गई थी सब, कि ये गाना ऐसा बन रहा है, ये पिक्चराइजेशन वो सब। तो देव साहब ने कहा कि हमने बहुत दिनों से किशोर दा से कोई गाना नहीं गवाया। तो बर्मन दा ने बताया कि वो आते ही मिलते ही नहीं है, आते भी नहीं है, कॉल्स भी नहीं करते आजकल, तो ऐसा हो गया। तो विजयानंद कहते हैं कि दादा देव साहब किशोर दा के घर गए और उनको लेकर आए साथ कि चलो बर्मन दा के घर जाएंगे। तो बर्मन दा ने बहुत ज्यादा हेसिटेशन की कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे आने ही नहीं देंगे, निकाल देंगे बाहर या गुस्सा करेंगे। तो देव ने कहा नहीं फिक्र मत करो, हम हैं ना साथ। तो मैं उनको देव साहब लेकर आए घर में। तो बर्मन दा ने एक ही बात कही उनको, एक ही बात देखकर उनको, इतने दिन आए क्यों नहीं, बस बंगला में कहा है एतोदिन एली ना कहना, और उनको गले लगा लिया आपने, बस यही हुआ, गले लगा लिया। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं बर्मन साहब के पास। और उनको कहा कि आओ बैठो गाना तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इतने दिनों के गैप के बाद ये गाना तैयार किया था, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। ये गाना जब बन गया, तैयार हो गया, तो देव साहब ने और विजयानंद साहब ने कहा कि ये तो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, लेकिन हमारी बड़ी फिल्म कैनवस पर गाइड बन रही है, तो गाइड के लिए गाना बनाते हैं। तो इस गाने के बाद उन्होंने फिर गाता रहे मेरा दिल को बनाया, फिर उसको एज अ पैच वर्क ऐड किया फिल्म के अंदर, बाद में पिक्चराइज करके। उसकी सिचुएशन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थी, उसको बाद में ऐड किया गया था, सिर्फ इसलिए कि एक किशोर दा का गाना देना है उसके अंदर। अब यहाँ पर किशोर कुमार वापस एस डी बर्मन की जिंदगी में आते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं। उसके बाद तो किशोर गाते ही हैं, खैर वी नो दैट, ज्वेल थीफ और उसके बाद जो भी गाने हैं सारे किशोर दा के ही थे, आराधना भी थी और फिर जो भी गाने आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज सवाल ये उठता है हमारे दिमाग में, जो अजय जी ने मुझे इसके बारे में पूछा था कि वी डोंट नो रियली कि अगर ये भूत बंगला के लिए आर डी बर्मन ने पहले किशोर कुमार को अप्रोच करके गाना गवाया और वो उसके बाद वो एस डी के लिए गाना शुरू हो गया, या ये पहले हुआ और फिर वो भूत बंगला रिकॉर्ड हुई। वी रियली डोंट नो दिस, आई डोंट नो दिस। मैंने आपको वही बताया जो विजयानंद साहब ने हमको बताया था। खैर, दिस वाज द स्टोरी अबाउट किशोर कुमार एंड एस डी बर्मन। और किशोर कुमार एस डी बर्मन की कॉम्बिनेशन को कौन नहीं जानता दुनिया में, एवरीबडी नोज इट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जस्ट फॉर पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड, आर डी बर्मन ने एक बार ये बात कही थी, मैं उस एक छोटे से ग्रुप क्राउड में खड़ा था जिसमें किसी एक ने, ये इश्क 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 के एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी कलकत्ता में, और वो आर डी बर्मन खड़े थे और लोग उनसे दो चार बातें कर रहे थे और चलते चलते रुक गए और लोग उनको पूछने लग गए कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये बहुत अच्छा, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे लोग क्राउड में। तो एक आदमी ने, हम सारी बातें बंगला में ही हो रही थी क्योंकि कलकत्ता में था, एक आदमी ने उनसे पूछ लिया कि आप किशोर को क्यों पुश करते हैं ओवर रफी, वाई डू यू प्रेफर, वाई डू यू प्रमोट किशोर ओवर रफी। आर डी बर्मन साहब ने मेरी तरफ देखा, मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ टच किया, रखा और कहा
कि मेरा या मेरे पिताजी का क्या आता जाता है, क्या फायदा होता है हमको कि अगर रफी साहब नंबर 1 हो या किशोर नंबर 1। हाउ डज इट मैटर टू अस? दैट इज ऑल ही सेड। ही सेड वी डोंट प्रमोट एनीबॉडी। गाने का मूड जैसा होता है उस तरह से हम सिंगर को सेलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सॉन्ग हम सिंगर सेलेक्ट करते हैं। दैट इज ऑल ही सेड। तो ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि अगर वो किशोर को प्रमोट करते थे या रफी को प्रमोट, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके गाने का जो मूड जो होता था कि मेरे को ये सिंगर चाहिए इस गाने के लिए, दैट इज व्हाट ही डिड, दैट इज ऑल ही डिड। ये हेमंत दा ने मुझे बताया है। हेमंत दा ने मुझे कहा है कि सचिन देव बर्मन से हमने ये सीखा था कि कौन से गाने के लिए कैसा सिंगर मूड के हिसाब से लेना चाहिए, और जो सिंगर उस मूड में बैठे उसको चेंज मत करो। दैट इज हाउ दिस सॉन्ग शुड बी कंपोज्ड। हम कंपोज करते वक्त उस मूड को बैठा लेते थे कि इस सिंगर, ये मूड जो है ना ये सिंगर के साथ ही सूट करेगा। हेमंत दा सेड दैट आई लर्नड इट फ्रॉम सचिन दा, एंड दिस इज फ्रॉम सचिन बर्मन। अगला गाना सुन लेते हैं, आइए। मूड चेंज हो गया, किशोर की बातें हो गई, देवानंद की बात तो चल ही रही है। आइए अगले गाने पे आ जाते हैं, आइए। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। Once again, talking about the variety of the moods that S.D. Burman could give. क्या गाना है बताइए। कोई इतना अच्छा लगता है सुनने में, देखने में तो अच्छा लगता है ये मधुबाला और देवानंद को। जब हम काला पानी, दिस इज अगेन मजरू, हम ये देखते हैं, राज खोसला की डायरेक्शन है ये, कितना कमाल का कॉम्पोजिशन है ये अच्छा जी में हारी। इतनी ज्यादा ये जो नोक छोक है ना दोनों के बीच में, आशा और रफी के बीच में, और इतनी प्यारी है, और फिर वॉइस मॉड्यूलेशंस है बीच बीच में, वो अलग तरह से गला करके गाती है और ये रफी भी उसी तरह जवाब देता है। क्या प्यार है इसके अंदर, गाने के अंदर कितने यूनिक कॉम्पोजिशंस हैं ये बर्मंदा की, आउटस्टैंडिंग, इमॉर्टल है ये। अगला सुनते हैं एक और इमॉर्टल मजरू का दिया हुआ, फिर रफी साहब का कंप्लीटली इमॉर्टल डिफरेंट मूड ऑफ सॉन्ग। आइए उसको सुनते हैं। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके है दिल, अकेला कहाँ। साथी न कोई मंजिल। ये भी मजरू है, दिस ऑल्सो मजरू सुल्तानपुरी, और वही राज खोसला की डायरेक्शन, देवानंद, बॉम्बे का बाबू। क्या कमाल के गाने थे बॉम्बे का बाबू के, है ना। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, और बाकी के गाने आप देख लीजिए, बड़े कमाल के गाने थे। एक गाना था उसमें मन्ना डे का गाया हुआ, मैंने आज लिया नहीं है इसको यहाँ पर, सिर्फ बात करता हूँ, फिर कभी सुना दूंगा आप लोगों को। तकदुम, ठीक है ना। तकदुम मन्ना डे का गाया हुआ गाना है बॉम्बे का बाबू के अंदर। उसके ओरिजिनल बर्मन दा की अपनी आवाज में है, लेकिन बर्मन दा ने भी उसको 2 बार क्रिएट किया हुआ है। एक बार उन्होंने पहले किया हुआ है क्रिएट, और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने क्रिएट किया था जब बांग्लादेश बना था, जब 71 में ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश, तब उन्होंने उसको दूसरी बार किया था। तकदुम बाजाई बाजाई बांग्ला ढोल, बांग्ला ढोल के ऊपर उन्होंने, कि मेरे बांग्लादेश के ढोलों के ऊपर बना रहा हूँ। उनकी एक जॉयस फीलिंग थी, खुशी थी उनके दिल में, तो उन्होंने उसको दोबारा रिक्रिएट किया था। तो बॉम्बे का बाबू का बन्ना डे का गाना गाया हुआ है,
कभी भी सुन लीजिए आप, मन्ना डे को सुन लीजिए और बर्मंदा के सुन लीजिए आप, कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे उनका। खैर, हमने इतनी देर तक इसकी बात की है और हम इतनी देर तक इसकी भी बात कर रहे थे, जो बर्मंदा के मूड्स की बात और ये देवानंद के गानों की बात। इस गाने को गाए बिना, किए बिना हम लोग फिल्म इस अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर सकते। चलिए इस गाने को पूरा सुनते हैं, ठीक है? ये शैलेंद्र का लिखा हुआ, वंस अगेन कमिंग बैक टू काला बाजार, खोया खोया चांद। इसके चार अंतरे, चारों अंतरों के अलग अलग मूड और इन बिटवीन के म्यूजिक, कौन नहीं जानता इस गाने को। लेकिन इसके बिना हम अपना प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकते। मैं इसके साथ अपना प्रोग्राम पूरा करूंगा और थोड़ी देर के लिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर लूंगा। तो इस गाने को एंजॉय करिए जब तक मैं आपसे वीडियो में दोबारा ज्वाइन करता हूँ, प्लीज। थैंक यू। खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया। क्या मस्ती है और क्या मूड है गाने का, बताइए। मैंने काला बाजार से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट की थी, अपनी तोहरा एक तूफान है, और काला बाजार पे आके मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड कर रहा हूँ खोया खोया चांद पे। क्या कमाल के गाने थे और क्या खूबसूरती थी इनमें। बर्मंदा की ट्यून्स, बर्मंदा के गाने, बर्मंदा पे बात की। मैं सिर्फ एक श्रद्धांजलि पेश करूंगा इस वक्त, और श्रद्धांजलि के बाद आप लोग जो भी चाहें, जिसका भी दिल करे, जो भी बात करना चाहे, अपने अपने माइक्रोफोन्स को ऑन करके या अपना हाथ रेज करके अपने वीडियोस ऑन करके बात कर सकते हैं। एनीबडी हु वांट्स टू टॉक। खोया खोया चांद बजाया, अब श्रद्धांजलि पेश करूंगा। श्रद्धांजलि बर्मन दादा, मजरू सुल्तानपुरी, देवानंद, साहिर लुधियानवी, नीरज, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, रफी, मन्ना, आशा। आशा तो हैं, ये बाकी के जितने भी लोग हैं, जितने की हमने बात की है, सारे अब इस दुनिया से जा चुके हैं। कोई भी अब हमारे साथ नहीं रहा। हम इनकी यादें ही रखते हैं, उन्हीं के काम को संजो के हम देखते हैं, उन्हीं को हम अप्रिशिएट करते हैं और उन्हीं से हम प्यार रखते हैं अपने गाने में। तो ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि इनके नाम पर। फिर आप लोग जो चाहे मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी पूछ सकते हैं, पूछना चाहें पूछ सकते हैं। आइए एक छोटी सी श्रद्धांजलि सुन लेते हैं। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। कैफी आजमी, शैलेंद्र, मजरू, कोई भी नहीं रहा इस दुनिया में। क्या कमाल की चीज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, बताइए। सारा दिन इसी में डूबे रहते हैं। यही हमारी जिंदगी का, क्या कहा जाए, वो जीने का कारण बन जाता है, फ्यूअल हमको प्रोवाइड करता है। इस तरह से तुम अपनी जिंदगी बिताओ। क्या प्यारी प्यारी चीजें छोड़ गए हैं यार। चलिए, मेरी प्रेजेंटेशन हो गई है पूरी। आप लोगों को किसी को बात करनी हो तो कर सकते हैं। ये बर्मंदा पे प्रेजेंटेशन थी आज। इसकी अगली प्रेजेंटेशन जो नवंबर में होगी मेरी, दैट इज गोइंग टू बी वंस अगेन ऑन कव्वालीज। तो अगली प्रेजेंटेशन जो नवंबर में पेश करूंगा मैं, आइए मैं डेट देख लेता हूं कि क्या होगी। व्हाट इज द डेट गोइंग टू बी फॉर माय नवंबर प्रेजेंटेशन? 27 के बाद 3rd, 10th ऑफ नवंबर, 10 नवंबर। तो जो 10 नवंबर को प्रेजेंटेशन होगी मेरी, वो वापस वही कव्वाली, स्पेशली साहिर और रोशन, साहिर और रोशन जिन्होंने 8 कव्वालियां एक साथ की हैं, उस पर बात करूंगा। फिर वही मूड पे आ जाएंगे हम, कव्वालियों के मूड पर। आज बर्मंदा का मूड था। कोई कुछ कहना हो, जिसने भी कुछ कहना हो, बोलना शुरू कर दीजिए। अपने अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करके whoever wants to talk, you can talk to। गई सर,
कहिए कहिए चारू मित्रा जी। सर नमस्ते। सर नमस्ते। दादा बर्मन के लिए रिस्पेक्ट हम सबको थी, पर आज आपके जो आपने एनालिसिस किया उसकी वजह से और बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट तो आई, लेकिन एक समझ में आ गया कि उन्हें क्यों पसंद करना है, उसका जो विवेचन है। क्योंकि पसंद तो करते हैं पर क्यों, वो जो विश्लेषण आपने किया वो बहुत ही बेहतरीन था। एक तो पॉइंट ये, दूसरा मेरा सवाल ये था कि वो बंगाली थे, हिंदी इतना समझते नहीं थे, तो वो लिरिसिस्ट के साथ बैठकर सिटिंग्स लेकर गीतों के बोलों को समझ लेते थे। यानी मजरू साहब थे, नीरज थे, बड़े बड़े लिखने वाले जो कि अच्छा कंटेंट लिख रहे थे, तो वो कंपोज करने से मतलब ट्यून्स तो वो पहले बनाते थे, लेकिन वो जज्बात कैसे लाते थे उस ट्यून में? वो जज्बात समझा देते थे ना, अपनी बंगला में भी समझाते थे, और फिर उनके पास असिस्टेंट्स हुआ करते थे ना, हमेशा जयदेव रहता था या एन नहीं दत्ता यानी रहते थे। वो गीतकारों को समझाएंगे, गीतकार ने लिखा, लेकिन उसके बाद वो उन बोलों को समझते थे कि वो छोड़ देते थे ट्यून कर बना के? मतलब मेरे नहीं मुझे हमेशा नहीं नहीं, उत्सुकता क्या होती है कि करते, उनकी देखिए, बातें नहीं नहीं, कैसी होती वो थी। बहुत पर्टिकुलर थे, बहुत पर्टिकुलर थे कि मेरे को इस म्यूट की, गुलजार ने एक जगह कहा हुआ है, लेट मी कोट दिस टू यू। गुलजार ने कहा है कि अमंग ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, जो भी उसके साथ काम किया उन्होंने, गुलजार साहब ने, एस डी बर्मन जी। हैड द बेस्ट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लिरिक्स। ये गुलजार ने तो कहा वही मेरा सवाल है आपसे कि वो है। अब बाद में ये, उनसे मतलब समझ लेते थे क्या उनसे? आप देखिए, जैसा होता है कि भाई ये गाने का मूड जो चाहिए, अल्फाज जो चाहिए, ठीक है, वो फिट तो होने ही चाहिए ट्यून के साथ साथ, लेकिन उनके अंदर जो जी। मैसेज है ना, वो पूरी इस तरह रहनी चाहिए, ये मेरे को चाहिए। इस तरह से वो अपने गाने को लिखवाते थे। ये ठीक है कि उनके साथ हम्म। असिस्टेंट्स जो थे वो समझते थे, वो बताते थे कि ये वर्ड का ये मतलब है, ये वर्ड का ये मतलब है, चाहे बंगला में बताते थे, जैसे भी बताते थे, लेकिन ये जी। उनको हेल्प थी। थैंक यू। और आर डी बर्मन तो पर्टिकुलरली ऐसे थे ना, जो कि हिंदी बंगला दोनों बिल्कुल फ्लुएंट बोल ही लेते थे। ठीक है, उनकी बम्बैया हिंदी थी, वो दूसरी बात है, जी। लेकिन जी। समझते तो थे, वो बोल भी लेते थे, तो वो ट्रांसलेट कर भी लेते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा, आर डी से भी ज्यादा एस डी बर्मन को समझ थी लिरिक्स की, कि कैसे तरह लिरिक्स को फिट करना है। जी। आपने गुलजार की बात की तो वो गोरा गोरा रंग लैले का डिस्कशन हुआ था ना, बिमल रॉय एस डी बर्मन के बिल्कुल बीच में। बिल्कुल। इसलिए जो चारुमित्रा जी ने कहा उसके संदर्भ में कहता हूँ, इसी बारे में एस डी बर्मन और बिमल रॉय की फाइटिंग हुई थी कि भाई ये मैं कैसे कंपोज करूं अगर वो कंपाउंड के बाहर नहीं निकलेगी तो मतलब शब्दों की समझ तो थी। आपने जो गाना लास्ट जो चुनावों में हमारे प्रोग्राम के शुरू में हमारा जो डिस्कशन हुआ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, आपने जो कहा था कि एस टी बर्मन के जाने के बाद हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया नया म्यूजिक अप्रिशिएट करना। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल सच बात है। सारी फिल्म इंडस्ट्री का जो मूड था ना, म्यूजिक मूड, वो उनके जाने के बाद चेंज हो गया था। 75 76 के बाद वो गाने का मूड ही चेंज हो गया था। और मैं ये सच दिल से ये मानता हूँ कि उनकी लेगेसी को कैरी ऑन किया था आर डी बर्मन ने। और आर डी बर्मन के बाद तो फिर खत्म ही हो गया, हम लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है। कोई और कहना है किसी को कुछ? यू वांट टू टॉक, एनीबॉडी वांट्स टू टॉक, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? यस सर। हाँ बताइए। एक मिनट एक मिनट, कौन बोल रहे हैं? चावला जी। हाँ चावला जी बोलिए। सर ऐसा है कि आपने एक बात कही थी कि आशा भोसले को जो असली चेंजेस मिले एस डी बर्मन के साथ, तो ये तो एक्चुअली आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिकॉज लता मंगेशकर उनसे अलग हो गई थी, सो दैट इज व्हाई ऑल द सॉन्ग्स वर गिवन टू गीता दत्त एंड हाँ आशा भोसले। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट सवाल ये आता है कि सुजाता में जो गाने हैं वो आशा ही गा सकती थी, लता से कैसे गवाए जाते? हरदीप जी, यही मैंने कहा ना, वो अपना कंपोजिंग स्टाइल ही उन्होंने चेंज कर लिया था, कि मैं गाना कंपोज वही करूंगा जो कि इस स्टाइल के सिंगर को सूट करता है। अब वो काली घटा छाए मेरा जिया, वो वाला गाना जो है, वो हम लता से सोच ही नहीं सकते।
लाजवंती के गाने हम लता से सोच ही नहीं सकते। हाँ, वही बात है। हाँ, वो कंपोजिंग स्टाइल ही उन्होंने अपना चेंज कर लिया था सर। अगर लता रहती तो वो कंपोजिशंस दूसरी तरह की होती, और लता So नहीं that रहती। proves that proves कि भाई he had the power to compose the songs according to the requirement of everything. अकॉर्डिंग टू हिज मूड्स वर आल्सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिंगर, कि मैं ये सिंगर यूज कर रहा हूं तो मुझको ऐसा मूड का इस तरह कंपोजिशन बनानी है। सर तो इसीलिए अभी वही क्वेश्चन आया था कि गैम्बलर में एक गाना रफी का है और 2 या 3 गाने किशोर कुमार के हैं, तो हाउ ही कुड आइडेंटिफाई देम। तो आप बताइए ना, आराधना में वही है ना कि रफी के भी हैं और किशोर के भी हैं ना। वो जिस गाने को बनाते थे, उस गाने को कंपोज करते वक्त जो उनको मूड होता था कि ये सिंगर इस गाने के मूड को बेस्ट सिंग करेगा, वो उसको ही लेते थे बस। वो सिंगर चेंज नहीं करते थे। लेकिन फिर आता है कि टैक्सी ड्राइवर में तलत महमूद था, 16वां साल किशोर, में हेमंत कुमार था, और टैक्सी जाल में ड्राइवर, फिर हेमंत कुमार। ठीक है, तो हेमंत ये कुमार भी, मतलब, तलत महमूद भी, किशोर भी, सब यूज कर रहे थे ना वो एक साथ। हाँ वही मतलब, हाउ कुड ही आइडेंटिफाई इट सो इजीली, ये समझ नहीं आता है। नो, दैट इज, आई विल टेल यू वन थिंग सर, चलिए इस पे बात हाँ, करता हूँ सर। एस डी बर्मन हिमसेल्फ वाज एन एक्सीलेंट सिंगर। यस, उनके बंगला गानों के, उनकी जो सिंगिंग की पकड़ थी वो बड़ी अद्भुत थी। अगर यस, अद्भुत ना होती तो वो जो 1934 के अंदर, 1934 के अंदर, जब उनकी उम्र शायद 28 साल की रही होगी या 26 साल की, ऐसे ही रही होगी, उस उम्र के अंदर 1934 के अंदर जब वो ऑल इंडिया कंपटीशन में लखनऊ में उस्तादों के बीच बैठ के गाना गाते हैं, जिसमें फैयाज खान भी गा रहे हैं और भी अमीर पता नहीं कौन कौन से, जी, उन सब के बीच बैठ के वो गाना गा रहे हैं और उसमें वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, गायकी का गोल्ड मेडल जीतते हैं, 1.5 घंटा गाते हैं। उसमें 1.5 घंटा गाने के बाद उनको गोल्ड मेडल मिलता है उस एक गायकी के प्रोग्राम में। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि गाना गाने में, कि हाउ टू डिलीवर अ सॉन्ग, ही वाज अ रियल मास्टर। उनको पता था कि गाना कैसे गाना चाहिए। और बहुत जल्दी जो बंगला फिल्में उन्होंने बनाई हैं, 20 बंगला फिल्में जिनमें उन्होंने गाने गवाए हैं, उसमें हेमंत का गाना भी है ना। उनको ये समझ में आ गया था। और अर्ली जो हिंदी की फिल्में हैं, शुरू शुरू की, आप उनकी पहली शुरू की 5 6 7 फिल्में ले लीजिए, अप टू शबनम, शबनम तक, उनको ये पता चल चुका था कि जब तक एक वॉइस प्रॉपर नहीं मिलती गाना डिलीवर करने के लिए, गाना रजिस्टर नहीं होता, गाना हिट नहीं होता। ये उनको पता चल चुका था। और इसीलिए पता चल चुका था बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ एन एक्सीलेंट सिंगर। और उनको दिखता था कि मेरे सामने जो सिंगर्स को मैं ट्रेन करता हूं वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते द वे आई वांट इट। तो इसीलिए इसीलिए ये उनके अंदर खूबी थी कि किस गाने को, किस मूड को किससे गवाना है, ये हेमंत ही गा सकता है। हेमंत के लिए तो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ था नहीं। वो तो पहले तो दूसरा कोई सिंगर सोच रहे थे, फिर वो बोल रहे थे कि राज खोसला गाएंगे, फिर वो बोल रहे थे कि कोई और गाएगा, रफी साहब को बुलाते हैं, वो ही स्टक हिज पॉइंट, ही सेड नहीं, ये गाना सिर्फ हेमंत गाएगा। हेमंत कुमार कहता है कि मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ थंडर बोल्ट फ्रॉम अपस्टेयर्स। मैंने ऐसा गाना गाया ही नहीं था हिंदी फिल्म में कभी पहले। तो वो तो अनमैचेबल सॉन्ग है। ये जो उनके मूड की वो थी ना, अब आप देख लीजिए ना, किसी भी सिंगर के साथ आप देख लीजिए, आप जिस भी सिंगर के मुकेश, मन्ना, तलत, किशोर, लता, रफी, जिस भी सिंगर के आप बेस्ट 10 20 गाने निकालिए, आप एस डी बर्मन को अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप बिना सर एस डी अगर बर्मन उनको, के वो लिस्ट पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उनके अंदर सी इफेक्टिवनेस, कौन सी वॉइस पर कौन सा गाना बेस्ट सूट करेगा, नोबडी कुड डू इट लाइक एस डी बर्मन कुड डू सर इट। रोमांटिक गाना तो समझ में आता है कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर उसको कंपोज कर सकता है या समझ, लेकिन सर जिनमें छेड़छाड़ है, छोड़ दो आंचल, आंखों में क्या जी, अच्छा जी मैं हारी, हाल कैसा है जनाब का, ये सारे छेड़छाड़ के गाने उनके मतलब जहन में
कैसे आते हैं, हमारे तो समझ ही नहीं आता है। मुझे बताइए ना कि प्रेम नगर का जो कैबरे सॉन्ग है, हाँ प्रेम नगर का, हाँ क्या कमाल है। शर्मिली का जो कैबरे सॉन्ग है, ठीक है, कि वो 60 म्यूजिक साल की, ग्रेट, 65 साल की उम्र में वो इतना 65 साल की ब्यूटीफुल, उम्र इतना में बनाना। फैंटास्टिक कैबरे बना रहे थे, है ना। यस सर। तो यही देखिए, क्रिएशन की कमाल है ना। वो क्रिएटर थे ना, वो हमेशा सारा दिन उनको संगीत के सिवा उनकी दुनिया में कुछ था नहीं। वो डेडिकेटेड टू म्यूजिक थे बस, यही कारण हाँ था। सर, डेडिकेशन तो जबरदस्त है उनका। तो यही देखिए, जो वैरायटी उनके पास है, जो डेडिकेशन उनके पास है, वो कहीं मिलती नहीं है हमको, कहीं और दिखती नहीं है, कहीं और जैसे आपने बात किया कि भाई 89 मूवीज का उन्होंने म्यूजिक दिया है, हम जरा अलग हैं, बिनाका के प्रेमी थे, तो आई रिकलेक्टेड कि अराउंड मोर देन 100 सॉन्ग्स इन बिनाका वर ऑफ एस डी बर्मन, चार्ट बस्टर्स, मोर देन 100। हाँ ठीक है ना। मतलब बिटवीन द ईयर्स 1954 टू 75 के बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 साल ही होते हैं, और 20 साल में ही कुड पुट 100 सॉन्ग्स। चार्ट दैट वाज ए बस्टर्स, ग्रेट अचीवमेंट। चार्ट बस्टर्स। चार्ट बस्टर्स। फिर आप कहिए और कि वो भी और कोई है जो इसके साथ compete करता है? कोई और म्यूजिक डायरेक्टर है? नहीं नहीं, किसी का भी नहीं, इवन शंकर जयकिशन के इतने नहीं थे सर। तो यही बात है ना, हम्म। यही तो मैं बताता हूँ ना आपको। दिस इज व्हाट चलिए सर, मेक्स हिम। थैंक यू वेरी मच। मैंने थैंक यू आपको थोड़ा हरदीप जी। डिस्टर्ब भी। थैंक थैंक यू यू फॉर हरदीप जी। एवरीथिंग। यस। थैंक यू वेरी मच। कोई और कुछ कहेंगे? कोई और किसी ने कुछ कहना है, बोलना है? एनीबडी हु वांट्स टू टॉक एंड टेल मी समथिंग? जी मैं अरूप चक्रवर्ती बोल रहा हूँ। और नमस्ते अरूप जी। थैंक यू, बताइए। और मैं पहले से ही माफी चाहता हूँ, मैं एक पब्लिक स्पेस में हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पर आवाज ज्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोलना चाह रहा था कि द मैन वाज अ बंगाली, यस। एंड वो अपने मूड के हिसाब से मुझे लिरिक्स बोल देते थे कि किस हिसाब से होना चाहिए। बट हैट्स ऑफ टू द लिरिसिस्ट जो उनके ट्यून के हिसाब से गजल तक लिख जाते थे। यू नो, बिल्कुल। मतलब मुश्किल से मुश्किल गजल सुने हम लोग ने इन हिज ट्यून, एंड अमेजिंग लिरिक्स. So really hats off to that also. I mean, that's what I wanted to say. Thank you. So this proves the point that not only did he get the best out of the singers, he got the best out of the lyricists also. And because he got the best out of the lyricists, that is why those songs are so beautiful, and we think कि lyrics कितने कमाल के हैं उसमें, चाहे वो साहिर है, नीरज है, Absolutely. चाहे जो भी है ना। Absolutely. अभी Absolutely, sir. आज तो मैंने उसके कभी आनंद बख्शी पे ही बात करूंगा, तो इश्क पर जोर नहीं के गाने सुनिए ना, कितने कमाल के गाने। तुम मुझसे दूर चले जाना ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, ये दिल दीवाना है, महबूबा तेरी तस्वीर, क्या कमाल के गाने हैं, इतने ब्यूटीफुल गाने हैं। वो जिस तरह लिरिक्स उसके कमाल के लिखे हुए हैं, उसी तरह से कंपोजिशंस कमाल है। ही गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिज लिरिसिस्ट, नो मैटर हु इट वाज। तभी तो वो बताते हैं ना मजरू कि मेरे को उसने बुला लिया अभिमान के टाइम में, मुझे कहा लिखना शुरू करो, ये चाहिए मेरे को। क्या है अभिमान के गाने, बताइए हमको। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एकदम कमाल के गाने हैं, कोई पैरेलल नहीं मिलता हमको उनके गानों को। Total Paragashta, sir. Total Paragashta. यस, बिल्कुल पराकाष्ठा है। थैंक यू रूप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी और कोई बात कोई कहेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कोई कमेंट्स, कुछ पूछना हो? थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपकी महफिल में आना मतलब बहुत 1.5 घंटा, बहुत वी एंजॉय लॉट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आप इंजॉय करते हैं तो मेरा महफिल का पर्पस पूरा हो जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? सर कोई? पीयूष हाँ जी नमस्कार, रमाकांत बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर जितनी इन्वॉल्वमेंट और शिद्दत से आप प्रोग्राम पेश करते हैं बहुत रेयर मिलता है। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत है आपकी प्रोग्राम के पीछे, और आपकी जो पैशन बहुत है इसमें प्रोग्राम में पेश करने में, वो काबिल तारीफ है। बस एक ये बात पूछना चाह रहा था, आपने ये कहा था कि इनके हर गाने की बीट डिफरेंट होती है,
तो थोड़ा ये समझाएंगे। आप उनके गानों को सुनना शुरू करिए, बर्मंदा जी के गानों को, जी और उसमें देखिए कि बीट का अरेंजमेंट, बीट कैसी है, कि त्रिताल बज रहा है, क्या बज रहा है, दादरा बज अच्छा, रहा है, ताल वो से सब ठीक मतलब। आपको पता चलेगा। पर आप उसकी अच्छा, सिर्फ बीट अपने दिमाग में रख लीजिए कि किस तरह की बीट बन रही है। फिर दूसरे गाने में सुनिए, तीसरे में सुनिए, फिर आप बताइए मेरे को कि कोई भी ऐसे गाने मिल जाए आपको जिनकी एक जैसी बीट आपको सुनाई देगी। जी आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए, पर गानों पे ध्यान दीजिए, फिर कभी मुझसे इस पे बारे में बात कर लीजिएगा। चलिए ठीक। ठीक है, कोई बीट्स इनकी कॉमन नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे कि दो गाने एक ही बीट पे बनाए हुए। इवन दो लेट मी टेल यू दिस, जिस बंगला गाने को इन्होंने हिंदी में बनाया है, चाहे वो अभी जो सुनाया था आपको फूलों के रंग से, उसका बंगला सुनाया है, चाहे वो जी रफी साहब का हम बेखुदी में हो उसका बंगला सुन लीजिए, चाहे लता के जो बंगला और हिंदी के गाने हैं उनमें भी अलग जन अलग जन बीट, जन पायल। उनमें भी बीट्स अलग हैं, उनमें हम्म। भी इनका अरेंजमेंट अलग है, कि बंगला में अलग है और हिंदी में अलग है, दो इट इज द सेम ट्यून, दो इट इज द सेम ट्यून। बड़ा कमाल अरेंजमेंट था इनका हर चीज का। हाँ जी। कोई और बात? तो ऐसा है कि 10 नवंबर का तो हमने फिक्स कर लिया है प्रोग्राम, जी नेक्स्ट हाँ, बहुत प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सर। We are going to talk on Qawwalis again on 10th November, and it is going to be Sahir and Roshan only. 8 कवालियां, 8 फिट जी होंगी कि नहीं प्रोग्राम में पूरा पता नहीं, लेकिन बात करेंगे। जी उसके बाद के प्रोग्राम में 10 के बाद जो अगला प्रोग्राम हमारा होगा, यानी 24 को होगा, कोई पर्टिकुलर आपको कोई चाहिए हो मुझसे पूछिए, तो आई कैन मेक अ प्रोग्राम ऑन दैट, इफ आई कैन डू ऑन दैट। मैं सबके ऊपर बात नहीं करता। मदन मोहन सर। मदन मोहन, एक एक और प्रोग्राम, रिकमेंडेशन है सर। एक मदन मोहन, मदन मोहन। मदन मोहन पर तो अ, एक प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। मैंने और लिखा एक हुआ है रिकमेंडेशन है सर, सज्जाद हुसैन। सज्जाद हुसैन। जी जी, उनको भी ले सकते। अच्छा, जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब एक प्रोग्राम सज्जाद पे करेंगे, और फिर मदन पे कुछ, मदन मोहन पे तो 2 या 3 या 4 प्रोग्राम कर लेंगे। जी ठीक है, मदन मोहन के मस्ती वाले गाने सुनिए जरा, छेड़छाड़ और मस्ती वाले गाने, कमाल के गाने हैं मदन मोहन के। सिर्फ गजलें मत सुनिए उनकी, गजलें तो है ही अच्छी मस्ती वाले गाने सुनिए उनके। उनकी ठीक, कव्वालियां भी बहुत अच्छी हैं। हाँ, धन्यवाद। डुएट्स हैं, कवालियां, दोनों कवालियां बहुत खूबसूरत है उनकी। हाँ, बिल्कुल, मैंने कवालियों की तो बात की हुई है, जब कवालियों पे की थी तब ये है जी। आई हैव डन इट। ये ठीक है, गाना करेंगे। मेरी जात का था। हाँ सर। हाँ, ठीक है फिर, और कोई बात? थैंक यू सर। तो 10 थैंक तारीख यू को सो मिलते मच हैं, सर, थैंक यू सो मच। 2 हफ्ते बाद 10th को मिलते हैं, 10th को जी साहिर हाँ, और जरूर रोशन की कवालियां, जरूर और उसके बाद जरूर, अगला प्रोग्राम फिर हम सज्जाद पे करेंगे उसके बाद। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर। शुक्रिया।